हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड नॉन फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके साथ मैं एक और न्यू वांगशन में वन शॉट एफ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पिछले जो मैंने हिस्टोरिकल वांगशन एफ शेयर किया था उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो इसीलिए एक न्यू शान में वन शॉट एफ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये वन शॉट एफ माय हंग वांग जुन का सीज़न 2 होने वाला है, लेकिन ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इसमें और माय हंग वांग जुन में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। इसमें सिर्फ नाम सेम है और स्टोरी बिल्कुल अलग है, टोटली अलग है। एंड अगर इस पार्ट पर 150 लाइक आए और अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, और मैं देखूँगी कि 2 दिन में 150 लाइक हो या नहीं। अगर 2 दिन में 150 लाइक नहीं होंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लेकर आऊँगी। मैं इसको यहीं पर रोक दूँगी जहाँ पर मैं आज इसको छोड़ने वाली हूँ, कि मुझे लगेगा कि आपको पसंद नहीं आया। मैं जानती हूँ मैं रूड हो रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग देखते तो हो, व्यूज़ अच्छे आते हैं, पर आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, आप लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो आइए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए एफ को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में कोई नया पर्सन है तो उसका मेरे चैनल में बहुत अच्छी तरह से या फिर वार्म वेलकम है। एंड जो पुराने हैं तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का थंबनेल मैंने कल कम्युनिटी पर शेयर किया था, तो आपको पता चल गया होगा स्टोरी कैसी होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक ब्यूटीफुल विलेज, जिसकी ब्यूटीफुल सी इवनिंग, जहाँ पर हमें एक छोटा सा कॉटेज दिखाया जाता है जो कि मेन गांव से बहुत बहुत नहीं तो थोड़ा सा दूर था, जिससे मेन गांव तो अलग था और वो कॉटेज अलग था। वो कॉटेज इतना भी छोटा नहीं था, लेकिन 2 या 3 पर्सन्स के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। उस कॉटेज के सामने एक ब्यूटीफुल गार्डन था जिसमें अलग अलग तरीके के फूल लगे हुए थे, और वो फूल बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। अभी इवनिंग टाइम था, तो सन सेट होने वाला था, तो वो सन की वो नारंगी किरणें चारों तरफ फैली हुई, जिससे वो फूल और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। और उसी गार्डन में एक बेबी जो 4 या 5 साल का था, वो दौड़ रहा था कुछ रेबिट्स के पीछे, जो कि कभी रुकते, कभी उस बेबी की तरफ देखते और फिर वो भागने लगते। और वो बेबी जब भी अगर वो रेबिट्स उसके हाथ में आ जाते तो वो गिगल करने लगता, और जब भी वो रेबिट्स उसके हाथ से निकलकर बाहर जाने लगते या उससे दूर भाग जाते तो उस बेबी के फेस पर पाउट आ जाता, और उसके फेस को देखकर ऐसा लगता जैसे ये बेबी अभी रोने लगेगा। और फाइनली जैसा कि उसके फेस को देखकर लग रहा था, उसने एक रेबिट को पकड़ रखा था जो कि एक ब्यूटीफुल वाइट फ्लफी बिल्कुल स्नोबॉल की तरह था। उसने उसको पकड़ रखा था और उसके साथ खेल रहा था, लेकिन अचानक ही वो वाइट रेबिट उसके हाथ से छूट गया और वो नीचे चला गया, जहाँ पर 3 या 4 रेबिट्स और थे। उनमें से एक रेबिट ब्लैक था और 2 रेबिट और वाइट थे। उस बच्चे ने जब ये देखा कि वो रेबिट उसके हाथ से छूट गया है, ये देखकर उसका फेस जो अभी तक खुश था, उसके फेस पर स्माइल थी, वो गिगल कर रहा था। अगले ही पल वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, मम्मा मम्मा मम्मा। वो बस एक ही ये रट लगा देता है, मम्मा मम्मा, बस वो बुलाया जा रहा था। और तभी लगभग 5 मिनट तक बुलाने के बाद कॉटेज से एक पर्सन बाहर निकलता है जिसने फुल वाइट रोब्स पहन रखे थे। उसके फोरहेड पर रिबन था और उसकी वेस्ट पर एक वेस्ट बैंड था जो कि उसकी कमर से नीचे लटक रहा था, और वो पर्सन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सूरज की वो नारंगी किरणें उसके फेस पर भी पड़ रही थी, जिससे उसका फेस और ज़्यादा ब्यूटीफुल इथरनल लग रहा था। वो हेवनली ब्यूटी लग रहा था। वो पर्सन अपनी कॉटेज से बाहर निकलकर तुरंत गार्डन में आता है जहाँ पर उसका बेबी चिल्ला रहा था। वो उसके पास आया, वो अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपने बेबी को अपनी बाहों में लिया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अय्या बेबी, अब क्या हुआ? तुम अब क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया? ये सुनकर उस बेबी ने पाउट करते हुए कहा, मम्मा ये देखो, ये रैबिट्स मेरे पास ही नहीं आते। जब भी मैं इन्हें लेने की कोशिश करता हूँ ये मुझसे दूर चले जाते हैं। ये सुनकर उस पर्सन के फेस पर स्माइल आ गई। वो ठीक से उस गार्डन में बैठ गया और उसने अपने बेबी को अपनी गोद में रख लिया और अपने हाथ को आगे बढ़ाया, और वो रैबिट जैसे उसे जानते हो उसी तरह से वो उसके हाथ में आ गए। और चारों रैबिट जो अभी उस बच्चे से दूर जा रहे थे वो भी उसकी गोद में आकर बैठ गए। और ये देखकर उस बच्चे के फेस पर प्यारा सा एक पाउट आ गया, और उस पाउट में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसने उस पर्सन की तरफ देखा और कहा, लंजा
ये रेबिट्स तुम्हारे पास आ गए, लेकिन जब भी मैं उन्हें अपने पास लेने की कोशिश करता हूँ मुझसे दूर क्यों भाग जाते हैं। ये सुनकर लंजा ने उस बेबी की तरफ देखा और कहा, जानजान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इसे अपनी फैमिली से अलग मत किया करो। तुम एक रेबिट को लेकर बहुत दूर चले जाते हो और ये दूसरे रेबिट्स फिर तुम्हें देखने लगते हैं। तुम जिस भी रेबिट को उठाते हो तुम उसे लेकर दूर चले जाते हो, इस वजह से वो वापस अपनी फैमिली के पास जाना चाहता होगा, इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं रुकता। ये सुनकर उस बेबी जिसका नाम जान था उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, ओह ऐसा क्या, पर मैं कौन सा इसके फैमिली मेम्बर्स को चोट पहुंचा रहा हूँ या मैं किसी रेबिट को लेकर भाग रहा हूँ, मैं यही तो बैठा था, थोड़ा सा ही तो दूर आया था मैं। ये सुनकर लंजा ने उस बेबी की तरफ देखा और कहा, बेबी तुम थोड़े ही दूर गए थे, लेकिन उन रेबिट्स को ऐसा लगा कि शायद तुम उसके फैमिली मेम्बर्स को उससे दूर कर रहे हो, इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं रहना चाहते। देखो मैंने सबको कितनी अच्छी तरह से संभाल रखा है, ये लो तुम इसके साथ खेलना है तो खेलो। ये बोलकर वो उस वाइट बनी को उस बेबी को दे देती है जिससे वो थोड़ी देर पहले खेल रहा था, और उस बेबी को लेते ही उस बनी को देते ही वो बेबी जो थोड़ी देर पहले कंप्लेंट कर रहा था वो सब कुछ भूल गया और उसको उस रेबिट्स के साथ खेलने लगा और गिगल करने लगा। और लंजा बस अपनी बेबी को देख रहा था, अपनी जान को देख रहा था जो खेल रहा था। लगभग उन्हें अब आधा घंटा हो चुका था और वांग जी भी उन रेबिट्स के साथ खेल रहा था। उसके बाद वांग जी ने उन रेबिट्स को विजान से लिया और उसको नीचे छोड़ दिया। उसके बाद उसने विजान को अपनी गोद में उठाया और कहा, अब बहुत हुआ, सन सेट होने वाला है तो अंदर चलो, तुम्हारे डिनर का टाइम हो रहा है। यह सुनकर विजान ने पाउट करते हुए कहा, पर लंजा मुझे और ज़्यादा खेलना है। ये सुनकर लंजा ने विजान की तरफ देखा और कहा, नहीं अब तुम नहीं खेलोगे, वैसे भी आज तुम सारा दिन से खेल रहे हो, आज तुमने अपनी क्लासेस भी अटेंड नहीं की। ये सुनकर विजान ने पाउट करते हुए कहा, लंजा पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, शिनचैन शोफू यहाँ पर नहीं है तो मैं क्या करूँ। ये सुनकर वांग जी ने नोट करते हुए कहा, शिनचैन शोफू यहाँ नहीं है लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन मेरे पास बैठकर पढ़ने में तुम्हें क्या आ जाता है, हमेशा बस टेंट्रम थ्रो करते रहते हो। अब चलो अंदर, वैसे भी तुमने खुद को बहुत गंदा कर लिया है, पहले तुम्हें बात दिलाना पड़ेगा। ये सुनकर विजान ने नोट किया और कहा, ठीक है लंजा, वैसे भी मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकता। ये बोलकर वो लंजा की नेक को हक कर लेता है और ये दे अपने बेबी के इतने प्यारे जेस्चर को देखकर वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल ले जाती है। वो लोग अंदर जा ही रहे थे तभी विजान ने अपने फेस को फिर से वांग जी के नेक में से बाहर निकाला और उसकी तरफ देखते हुए कहा, अय्या लंजा, तुम भी कितने भुलक्कड़ हो। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसने विजान की तरफ देखा और कहा, पहले तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना बंद करो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और दूसरी बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये करने की कि मैं भुलक्कड़ हूँ। ये सुनकर विजान ने नोट करते हुए कहा, तुम भुलक्कड़ ही हो लंजा, तुमने उन रेबिट्स को तो खाना दिया ही नहीं और तुमने उन रेबिट्स को अंदर भी नहीं रखा। अभी स्नोफॉल होगी तो अगर उन्हें ठंड लग गई तो फिर मैं किसके साथ खेलूँगा। ये सुनकर लंजा ने अपने बेटे की तरफ देखा। अब उसका बेटा ऐसी बात कर रहा था जैसे उसने कोई बड़ा काम कर दिया हो, जिसे लंजा को तो याद ही नहीं था कि उन्हें रेबिट्स को अंदर रखना था। उसने विजान की तरफ देखा और कहा, हाँ मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैं और अंदर किस लिए जा रहा था, ताकि मैं तुम्हें बात दिला सकूं और फिर उनकी जो कैरेट्स है मैं उनको दे दूं और फिर उनको अंदर रख दूं, लेकिन तुम मुझे छोड़ोगे तो अपना। ये सुनकर विजान ने पाउट करते हुए कहा, और लंजा तुमने मुझसे पहले नहीं कहा था। ये सुनकर वांग जी ने विजान की तरफ देखा और कहा, हाँ तुम्हें सुनना थोड़ी ना होता है, तुम्हें तो बस चैटर बॉक्स की तरफ बोलना होता है। ये बोलकर वो उसको फिर से लेते हैं और वो माँ बेटे एक दूसरे से बातें करते हुए अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वांग जी विजान को बात दिलवाता है, उसके रोब्स चेंज करता है, उसके बालों को ड्राई करता है और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाकर उससे कहता है, अब यहाँ पर बैठो, मैं अभी रेबिट्स को खाना देकर आता हूँ, उसके बाद हम दोनों डिनर करेंगे। ये सुनकर विजान ने बिल्कुल किसी ओबीडियंट चाइल्ड की तरह नोट किया। उसके बाद वांग जी ने एक बास्केट में कुछ कैरेट्स उठाए और वो लेकर उन्हें बाहर चला गया। उसने उन सभी रेबिट्स को उनके घर में रखा और उन कैरेट्स को जो लेकर गया था उन्हें भी उसके पास रख दिया। उसके बाद वो खड़ा हुआ और वापस अपने घर के अंदर चला गया। उसने गेट को बंद किया और अपने बेटे के साथ बैठकर वो डिनर करने लगा। उनका डिनर कंप्लीट होने के बाद अब वांग जी अपनी डिशेस को वॉश कर रहा था और विजान उसके पास खड़ा हुआ था, उसके रोब्स को पकड़ रहा था जैसे उसको कुछ कहना चाहता हो। वांग जी ने विजान की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर विजान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मेरे साथ चलो ना मम्मा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे सोना है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विजान तुम ही तो कह रहे थे सुबह कि तुम
पूरे 5 साल को हो चुके हो, तुम बड़े हो चुके हो, तो अब क्या हुआ? क्या तुम अपनी मम्मा के बिना नहीं सो सकते? ये सुनकर विजान ने पाउट करते हुए कहा, लंजा, ये तुम्हारी गलती है। जब से मैं छोटा था तब से तुमने अपनी आदत मुझे लगवा रखी है, तो मैं अब तुम्हारे बिना नहीं सो सकता। जब तक तुम मुझे हक नहीं करते तब तक मुझे नींद नहीं आती, तो अब मेरे साथ चलो। ये सुनकर वांग जी ने उस विजान की तरफ देखा और कहा, अय्या लिटिल ब्रेड, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे लंजा मत बुलाया करो, तुम सबके सामने मुझे लंजा बुलाते हो। अगर तुम ऐसे ही मुझे लंजा बुलाओगे तो लोगों को क्या लगेगा? मैंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, तुम अपनी मॉम को ही लंजा बुलाते हो। ये सुनकर विजान ने कहा, मम्मा, मुझे पता है कि मुझे कब क्या कहना है। आपको मैं लंजा इसीलिए बुलाता हूँ कि आपका ये नाम पुराना ना हो जाए। ये सुनकर वांग जी, इसके अब डिशेस वॉश हो चुकी थी, उसने अपने हाथों को क्लीन किया और विजान को अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, और मेरा नाम पुराना क्यों होगा? ये सुनकर विजान ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो कि अब उसे बेड पर ले जाकर बैठा चुकी थी, और वांग जी बेड पर लेट गया और विजान भी उसकी चेस्ट के ऊपर लेट गया। विजान ने वांग जी की चेस्ट पर अपनी चिन को रखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओल्ड नहीं होगा तो क्या? देखो लंजा, हंगवांग जुन तुम्हें पूरा गांव बुलाता है, तो मैं वो तुम्हें नहीं बुला सकता। और रही बात तुम्हारे कर्टसी नेम की, तो उसे शिनजेन शुफू बुलाते हैं। और अगर मैं तुम्हारे इस नाम को लंजा को नहीं बुलाऊंगा तो ये पुराना हो जाएगा ना, तुम खुद ही से भूल जाओगे कि ये तुम्हारा नाम भी है। यह सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल जाती है। वो विजान के बालों को सहलाते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है, अब सो जाओ, तुम्हें सुबह क्लासेस अटेंड करनी है। आज तो तुमने मिस कर दिया, लेकिन कल तुम्हें क्लासेस अटेंड करनी ही है। ये सुनकर विजान ने अपनी मदर की तरफ देखा और कहा, पर लंजा, शिनचैन शुफू तो 2 दिन के लिए गए थे ना, क्या वो वापस आ गए? ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, वो वापस नहीं आए हैं, लेकिन तुम्हारी कल क्लास मैं लूँगी और बाकी बच्चों की भी, क्योंकि शुफू ने मुझे कहा है। अब ज़्यादा बातें मत करो और सो जाओ, फिर सुबह तुम उठोगे नहीं। ये बोलकर वो विजान को पेट करने लगता है और धीरे धीरे विजान सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी अपने बेबी की तरफ देखते देखते कब उसे नींद आ जाती है, उसे रियलाइज ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा महल, उसके हॉल में, उस हॉल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इम्पीरियल हॉल था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उस हॉल में साइलेंस था और उस हॉल के सबसे सेंटर में, या फिर कहें कि सबसे ऊंची जगह पर, उस महल के किंग बैठे हुए थे और उनके साथ ही बैठी थी उनकी क्वीन। उस थोड़ी देर तक साइलेंस के बाद वहाँ एक एल्डर खड़ा हुआ है। उन्होंने उस किंग की तरफ वो करते हुए कहा, किंग, हम सब जानते हैं कि हमें आपकी प्राइवेसी में दखल देने का कोई हक नहीं है और ना ही हम देना चाहते हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि इस राज्य को हायर की ज़रूरत है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे या फिर आप हमें ये नहीं बताओगे कि आप इस राज्य को हायर कब देने वाले हो, तो हमें नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें। अगर ये बात आप भी जानते हैं कि एक राज्य को चलाने के लिए एक हायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है या हायर की क्या ज़रूरत होती है, आप इस बात को टाल नहीं सकते। हम में से कोई भी किसी भी तरह से ना तो क्वीन को ऑफेंड करना चाहते हैं और ना ही हम आपको ऑफेंड करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक कंक्यूबाइन रख लेंगे तो उससे आपको हायर मिल सकता है। ये सुनकर सामने वाला पर्सन, जो अभी तक अपने फेस को बिल्कुल किसी स्टोन की तरह बनाए बैठा था, उसने उन सब की तरफ देखा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उसके एडमायर हैं या फिर उसके ट्रस्टेड पर्सन हैं। वो जानता है कि ये लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसकी शादी को पिछले 7 साल हो चुके हैं और अब तक उसके पास कोई हायर नहीं है। वो इन लोगों का कंसर्न भी समझते हैं, क्योंकि ये अपने राज्य के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन वो कोई भी कंक्यूबाइन नहीं रखना चाहता। इसीलिए उसने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मेरी या मेरे फैमिली की या फिर इस फैमिली के हायर की चिंता है, लेकिन उसके लिए मैं कोई कंक्यूबाइन नहीं रखूँगा। मेरी शादी एक बार हो चुकी है और मेरी शादी वही रहेगी। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। उसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी कह चुका हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। मेरी एक बार शादी हो चुकी है। मैंने अपने पार्टनर को लॉयल रहने का वादा किया था, तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। और रही बात हायर की, तो मेरे भाई का ओमेगा 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उसका जो फर्स्ट बॉर्न होगा वही इस क्लेन का हायर होगा। आई होप कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये सुनकर एक पल के लिए उस हॉल में शांति छा गई, क्योंकि इस बात को सभी लोग जानते हैं कि किंग ने पहले ही कह दिया है कि वो कोई भी कॉन्सर्ट या कंक्यूबाइन नहीं रखेंगे, क्योंकि सबको पता है कि किंग अपनी क्वीन से कितना प्यार करते हैं, जो कि उनके बगल में बैठी हुई थी और उसके फेस पर एक स्माइल थी। हालांकि थोड़ी देर पहले ये लोग जो कह रहे थे उसे सुनकर उसके फेस पर या हेट्रेड का भाव था, ये कहना सही होगा। उसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी, वो उन लोगों की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो अभी उन लोगों को बस मार देना चाहती हो, यहाँ से भगा देना चाहती हो, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। और जब किंग ने ये कहा कि वो किसी और से शादी नहीं करेगा, ना ही वो कोई कंक्यूबाइन रखेगा, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ एल्डर्स को ये जानकर शौक लगा कि किंग बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के अपने भाई के बेटे को या ओमेगा बेटे या बेटे को अपना थ्रोन दे रहे हैं। और ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में थ्रोन को पाने के लिए लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और यहाँ पर किंग, जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे सब प्यार करते हैं, भले ही वो पर्सन को इमोशंस नहीं दिखाता, सबको ऐसा लगता है कि किंग बस अपनी फैमिली को अपने इमोशंस दिखाते हैं, तो कोई उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन इस किंग ने कभी भी लोगों को ये नहीं पता चलने दिया कि कभी उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई हो। किंग अपनी जो प्रजा है उसका ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखता है, इसीलिए उनकी प्रजा भी उससे बहुत प्यार करती है और किंग भी अपनी प्रजा को बहुत अच्छी तरह से रखता है। तो सबको ये जानकर शौक तो लगाता कि किंग की शादी को 7 साल हो चुके हैं और 7 साल पहले कुछ हुआ था। ये बात कुछ ही लोगों को पता थी कि उस 7 साल पहले क्या हुआ था, और ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि क्वीन और किंग की शादी पिछले 7 सालों से हो रखी है, लेकिन उनका कोई हायर नहीं है। और अगर कोई अंदर कोई दूसरी बात होगी तो ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन कोई पर्सनल लाइफ में जाना भी नहीं चाहता। और अब जब उन्हें आंसर मिल गया है कि किंग विभूषण के छोटे भाई वी चेंग का जो ओमेगा है लेन शिचेन, अब वही जो 9 मंथ प्रेग्नेंट है उसी का जो फर्स्ट बोर्न होगा, वही इस क्लेन का हायर होगा, वही कल्टीवेशन वर्ल्ड पर रूल करेगा। और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वी चेंग भी किंग से कम नहीं थे, वो दोनों ही भाई कॉम्पिटिटिव थे। और वी चेंग उनकी सेना का जनरल था, तो सभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद वो लोग कुछ और बातें करने लगते हैं, तभी एक मिनिस्टर खड़ा होता है और किंग के सामने वो करते हुए कहता है, किंग मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर किंग ने उस मिनिस्टर की तरफ देखा और कहा, मिनिस्टर चेन, आपको क्या बात करनी है, आप खुलकर कह सकते हो। ये सुनकर मिनिस्टर चेन ने नोट किया और कहा, किंग हमारे यीलिंग से थोड़ी दूर पर एक गांव है, वो गांव बहुत ज़्यादा छोटा है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, लेकिन जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर उस गांव से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि वहाँ की जो खेती है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट है, उनसे हमें बहुत ज़्यादा हर्बल्स और वेजिटेबल्स या ग्रेन्स मिलते हैं, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट होता है। लेकिन अब की बार वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अब की बार वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है और वहाँ के लोग हमें बार बार चिट्ठियाँ भेज रहे हैं कि उन्हें मदद चाहिए, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर वी ने उस मिनिस्टर चेन की तरफ देखा और कहा, मिनिस्टर चेन, और वो लेटर्स कब से आ रहे हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर मिनिस्टर चेन ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये लेटर 1 हफ्ते पहले ही आए थे। उस गांव से एक पर्सन आया था, उन्होंने हमें ये लेटर दिया था और कहा था कि उस गांव में अकाल पड़ रहा है। और सिर्फ यही समस्या नहीं है, एक प्रॉब्लम और भी है जिस वजह से ये अकाल पड़ा है, नहीं तो उस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, तो वहाँ अकाल पड़ने का मतलब ही पैदा नहीं होता। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सब लोग बहुत परेशान हैं, या फिर कहेंगे गाँव वाले डरे हुए हैं। ये सुनकर किंग वी ने मिनिस्टर चेन की तरफ देखा और कहा, आखिर ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर। यह सुनकर मिनिस्टर चेन ने बताते हुए कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस गांव का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और वो इस वजह से क्योंकि वो गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे झरने हैं, और वैसे ही वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं भी हैं। और उसी तरह एक गुफा में एक मॉन्स्टर रहता है। वो मॉन्स्टर बहुत सालों से शांत था, लेकिन अचानक 5-6 साल पहले वो हरकत में आया और उसने लोगों को डराना स्टार्ट कर दिया। और जब लोगों ने उससे पूछा कि आखिर उसे चाहिए क्या, तो उसने कहा कि उसे एक इंसानी बलि चाहिए। अगर हर साल में वो एक
किसी भी बच्चे, बूढ़े या किसी भी जवान पर्सन की बलि उसे देंगे तो वो कुछ नहीं करेगा और वो बस उस गुफा में शांत रहेगा। लेकिन 1-2 साल तक उन गाँव वालों ने इसकी बात मानी, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें रियलाइज़ हो गया कि वो अपने अपनों को ऐसे ही तो किसी मॉन्स्टर के हाथ तो मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर मॉन्स्टर उन्हें मारना चाहता है तो वो उसके साथ एक साथ मरना पसंद करेंगे, ना कि अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स को अकेले उस राक्षस के पास भेज दें। इसीलिए उन लोगों ने अब की बार कोई भी इंसानी बलि उस राक्षस को नहीं दी। इसी वजह से उस राक्षस ने अब वहाँ के जितने भी झरने थे, जितनी भी नदी थी, उनको रोक लिया है और वहाँ पर अब अकाल पड़ चुका है। वहाँ के लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं और उन्होंने कई सारी चिट्ठियाँ हमें दी है, ये कहकर कि हम उनकी हेल्प करें। उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है किंग। ये सुनकर विंग थोड़ी देर तक शांत हो गया। फिर उसने मिनिस्टर चेन की तरफ देखा और कहा, मिनिस्टर चेन, तैयारियाँ कीजिए। मैं परसों वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर देखूँगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है, और सब लोगों को ले लीजिए। अगर कोई बहुत सारे हीलर्स को ले लीजिए और जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन सबको ले लीजिए। वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए और जो भी उन लोगों ने मंगाया है उन सभी को ले लीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि वो अमाउंट ज़्यादा ही होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर जाने के बाद किसी भी चीज़ की कमी हो। यह सुनकर मिनिस्टर चेन ने तुरंत वो करते हुए कहा, मैं सब कुछ कर लूँगा किंग, बस आप वहाँ चलिए। ये सुनकर विंग ने नोट किया और उसके बाद वो सभा वहीं ख़त्म हो चुकी थी। किंग खड़ा हुआ, उसके साथ ही उसकी क्वीन भी खड़ी हो चुकी थी और उसने किंग के हाथ को पकड़ लिया। किंग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और वो दोनों उस सभा से बाहर आ गए, उस इम्पीरियल हॉल से बाहर आ गए। जैसे ही वो लोग उस इम्पीरियल हॉल से बाहर आए, वो क्वीन जिसने किंग के हाथ को पकड़ रखा था, किंग ने उस हाथ को छुड़ा दिया और उस क्वीन से थोड़ा दूर चलने लगे। वो जा रहा, किंग एक कॉरिडोर में चल रहे थे, तभी उस क्वीन ने किंग के आगे आते हुए कहा, वुशियान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हर बार मुझे इग्नोर करते हो। ये सुनकर विंग ने उस पर्सन की तरफ देखा, उस क्वीन की तरफ देखा और कहा, यांगजी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे टच मत किया करो, ये तुम्हारा हक नहीं है। तो तुम एक बात में तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया था? तुम इस महल में रहती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जो भी मर्जी होगी वो तुम करोगी। ये सुनकर यांगजी की मुट्ठियाँ भींच गई। यांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, ओह, मैं इस महल में रहती हूँ तो भी मैं वो नहीं कर सकती जो मेरी मर्जी है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम उस अपनी वाइफ से अभी भी प्यार करते हो? ये सुनकर विंग ने यांगजी की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसकी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। ये सुनकर यांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, ओह, तो तुम उस स्लट के लिए अभी भी अपने दिल में फीलिंग्स रखते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि उसने क्या किया था? वो तुम्हें 7 साल पहले छोड़कर चला गया है और मैं पिछले 7 सालों से तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे दिल को जीतने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम तस से मस्तक नहीं होते। आखिर कमी क्या है मुझ में? मैं एक रेस्पेक्टेड क्लैन से हूँ, एक ब्यूटीफुल ओमेगा हूँ, ऊपर से मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैं तुम्हारी हर इम्पीरियल वर्क में तुम्हारी मदद करती हूँ, फिर भी तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। ये सुनकर विंग ने यांगजी की तरफ देखा और उसने एक ड्राई चकल किया और यांगजी की तरफ बढ़ते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज जिन यांगजी, अब की बार तो तुमने ये कह दिया है, लेकिन अगर अगली बार तुमने मेरे प्यार के बारे में ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया तो तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ, मैंने तुम्हें अपनी क्वीन का दर्जा दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे लाइफ के बारे में कुछ भी बोलोगे। तुम्हारा उसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं बनता। और ये बात याद रखना, 6 साल पहले तुमने जो कुछ भी किया था उसके लिए अभी तुम्हें सज़ा मिली नहीं है, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हें उसके लिए सज़ा नहीं मिलेगी, उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। मैं बस उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ, तब जब वो पर्सन मेरे पास वापस होगा, मेरी बाहों में होगा, मेरे सामने होगा। मैंने जो गलती की है मैं उसकी माफ़ी उससे मांग लूँगा, वो मुझे माफ़ कर देगा और वो मुझे बताएगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे छोड़ कर गया है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि कुछ तो हुआ था। मैं उस वक्त बेवकूफ़ था जब मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया। तुमने मेरे दिमाग को ऐसी बातों से भर दिया जिस वजह से मैंने अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ को खुद से दूर कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन उस पर्सन का इस महल में कदम रखा
उसी दिन तुम्हारा इस महल से और इस दुनिया को छोड़कर जाने का आखिरी दिन होगा। तो तुम अपने दिन गिनो। ये मत सोचो कि तुम मेरे दिल में जगह बना पाओगे या नहीं, क्योंकि ये दिल सिर्फ एक ही पर्सन के लिए धड़कता है। ये बॉडी सिर्फ एक ही पर्सन को बिलोंग करती है और ये सिर्फ उसी की रहेगी। और अगली बार अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं उस हाथ को तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा जिस हाथ से तुमने मुझे टच करने की कोशिश की है। अगली बार मुझसे दूर रहना। तुम मेरी क्वीन सिर्फ नाम के लिए हो, नहीं तो मेरी क्वीन, मेरे दिल का प्यार, मेरा पहला प्यार और मेरा आखिरी प्यार, मेरी लाइफ सिर्फ वो पर्सन है। समझ में आया तुम्हें? ये बोलकर किंग वी वहाँ से चले जाते हैं। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी और उसके चारों ओर से रिसेंटमेंट एनर्जी बाहर निकल रही थी, जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। वहीं दूसरी तरफ यांगजी जो अपनी जगह पर ही खड़ी थी, वो डर गई थी, क्योंकि आज से पहले उसने विंग की ऐसी आंखों को नहीं देखा। उसने विंग का गुस्सा देखा है, लेकिन इतना गुस्सा उसने आज तक नहीं देखा। उसकी मुट्ठियाँ बीच के उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुम कुछ भी कर लो, आज से 6 साल पहले जिस तरह से मैंने उसे इस महल से निकाला था, उसी तरह से मैं उसे तुम्हारी ज़िंदगी से भी निकाल दूंगी। इस थ्रोन पर सिर्फ मेरा हक है और इसका जो हायर होगा वो मेरा और तुम्हारा बेटा होगा। और अगर वो बेटा तुम्हारा भी ना हुआ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हायर होगा वो सिर्फ मेरा बेटा होगा। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने भाई के ओमेगा के बेटे को तुम अपना हायर चुन रहे हो? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस थ्रोन पर सिर्फ मैं राज करूँगी और तुम बस इंतज़ार करो। मैं उस पर्सन को वापस इस महल में आने ही नहीं दूंगी। अगर मुझे पता चला कि वो पर्सन अभी भी जिंदा है तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। ये बोलकर वो अपने दांतों को पीसते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विभूषण उसी कोर्टयार्ड से चला जा रहा था, तभी उसे हंसने की और बोलने की आवाज़ें सुनाई देती है। तो वो अपने रुख को उसी तरफ कर लेता है जहाँ से उसे वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो जाकर देखता है तो वहाँ पर उसकी फैमिली बैठी हुई थी, जो एक दूसरे से बातें कर रही थी। उसका भाई का ओमेगा या फिर कहेगा उसका ब्रदर इन लॉ लेंस्टेन वहाँ पर बैठा हुआ था, जो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट था, और चेंग का हाथ अपने ओमेगा की बेली पर था, जैसे सभी लोग उस बेबी से बात करने की कोशिश कर रहे हो। विंग वहाँ गया, उसने अपने पेरेंट्स को ग्रीट किया और फिर वह भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। तभी फेंग मियान ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, आशान, मैंने सुना है कि परसों तुम कहीं किसी गांव में जाने वाले हो। ये सुनकर वो जिया ने नोट करते हुए कहा, हाँ फादर, एक प्रॉब्लम है। वहाँ पर किसी मॉन्स्टर ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा कर रखा है, तो मुझे उस गांव में जाना है और वहाँ पर अकाल से जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है मुझे उसे भी देखना है, इसलिए मैं परसों निकल रहा हूँ। यह सुनकर मैडम यू ने एक बार चारों तरफ देखा और फिर उसने कहा, आशान, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम सभी लोग तुम्हारे साथ चलते हैं? ये सुनकर उर्जिया ने अपनी फैमिली की तरफ देखा और कहा, माँ, मैं आपकी लाइफ को रिस्क नहीं ले सकता। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि वहाँ पर एक इविल मॉन्स्टर रहता है, अगर मैं आपको वहाँ पर लेकर गया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है और मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। ये सुनकर मैडम यू ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, आशन, क्या तुम भूल गए कि यहाँ पर कोई भी वीक नहीं है? क्या तुम अपने फादर की स्ट्रेंथ पर शक कर रहे हो, या फिर तुम्हें अपनी मदर पर भरोसा नहीं है, या फिर तुम्हें अपने सेनापति भाई पर भरोसा नहीं है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम सभी स्ट्रॉन्ग हैं, और वैसे भी पिछले 6 साल से जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसके बाद हम लोगों ने ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड नहीं किया है और ना ही हम एक बार भी बाहर गए हैं। इस बहाने हमारा वेकेशन भी हो जाएगा और चेंग जो कि प्रेग्नेंट है तो उसे भी एक फ्रेश एयर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो अकेला रहता है। चेंग हमेशा सेना को ट्रेनिंग देता रहता है, तो शिचेन भी अकेला रहता है। अगर हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे तो उसे फ्रेश एयर मिलेगी। और जहाँ तक मैंने उस गांव के बारे में सुना है, मुझे सुना है कि वो गांव बहुत ब्यूटीफुल है। उस गांव में बहुत ब्यूटीफुल फॉरेस्ट हैं और वहाँ पर चारों तरफ पहाड़ भी हैं। ये सुनकर वुजरैन ने नोट किया और कहा, ठीक है माँ, आपसे कौन जीत सकता है, तो आप लोग तैयार हो जाना, हम परसों निकलेंगे। ये सुनकर मैडम यू ने मुस्कुराते हुए नोट किया। तभी चेंग ने वुजरैन की तरफ देखा और कहा, गा, आपको ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? ये सुनकर वुजरैन ने चेंग की तरफ देखा और कहा, मैंने क्या किया है चेंग? ये सुनकर चेंग ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, आपने क्या किया है? आपने सभा में ये क्यों कहा कि आप मेरे फर्स्ट बॉर्न को हायर बनाने वाले हो, जबकि आपको पता है कि हम
उसे ढूंढ रहे हैं और हमें वो मिल जाएगा, और आपका और उसका बोर नहीं हायर बनेगा, तो आप ऐसा कैसे कर सकते होगा? मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और ना ही ये शिचेन को एक्सेप्ट है। ये बोलकर उसने लेंसचेन की तरफ देखा। लेंसचेन ने भी विंग की तरफ देखा और कहा, हाँ मास्टर वी, वायन सही कह रहे हैं। हमने कभी भी उस थ्रोन का लालच नहीं किया, और ना ही मेरा बेटा करेगा, क्योंकि जिस पर्सन का इस थ्रोन पर हक है, मैं उस पर्सन के हक को नहीं छीनना चाहता। हमने पहले ही उसके साथ बहुत कुछ किया है, और अब मैं और नहीं चाहता कि मैं उसके हक को छीनूं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उस थ्रोन में। वैसे भी जहाँ तक मुझे लगता है, आपकी क्वीन को उस थ्रोन में बहुत इंटरेस्ट है, और अगर आपने ये कह दिया है कि आप मेरे फर्स्ट बोर्न को उस थ्रोन का हेयर बनाने वाले हैं, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपकी क्वीन क्या अपलोड करने वाली है। ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा, और उस क्वीन में बहुत ज़्यादा सरकेज़म था, और ये चीज़ सभी लोग देख पा रहे थे, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और ना ही विंग को फ़र्क पड़ रहा था कि कोई यांगज़ी के बारे में क्या कह रहा है। तभी विंग ने चेंग और लेंशेन की तरफ देखा और कहा, मैं सब जानता हूँ। अगर मैं पिछले 6 साल से जो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान लूँगा। मैं बिल्कुल हार नहीं मानने वाला। ये मेरे उस पर डिपेंड करेगा कि हम अपने फर्स्ट बोर्न को हायर बनाना चाहते हैं या नहीं। ये बात मुझे भी पता है कि मेरा और उसका फर्स्ट बोर्न ही हायर बनना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि पिछले 6 साल पहले मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद वो इस महल में आने के लिए राज़ी होगा? वो इस क्लेन को हायर देने के लिए राज़ी होगा? हम तब तक इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर वो आ जाएगा तो ये अच्छी बात है, लेकिन तब तक हम इस थ्रोन को खाली नहीं छोड़ सकते, सूना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर बातें बनने लगती है। और आपको पता नहीं है कि एल्डर्स कब से मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे कि मुझे एक हायर की ज़रूरत है, तो मैंने आपके बेटे को दिया है, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेंग मेरा भाई है, और तुम्हारा जो भी बोर्न होगा वो भी मेरे बेटे की तरह ही होगा, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम दोनों मना नहीं करोगे। ये उसने एक कमांडिंग टोन में कहा था। इसके बाद कोई जगह ही नहीं बची थी कुछ भी कहने की। उन लोगों ने बस नोट किया, और फिर वो अपनी लाइफ की बातें करने लगे, और थोड़ी देर बाद सब उठकर अपने अपने रूम में चले गए थे, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर जाने की पैकिंग करनी थी, और विजान भी विंग भी वहाँ से उठकर अपने काम के लिए चला गया था। वहीं दूसरी तरफ उस ब्यूटीफुल से छोटे से गांव में एक नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। हमें 2 पर्सन दिखाई दे रहे थे। लंजा जो कि विजान को उठाने की कोशिश कर रहा था, और ये हेवी स्लीपर ये उठने की कोशिश नहीं कर रहा था, उठ ही नहीं रहा था। इसलिए लंजा ने अब अपने बेटे के कान को पकड़कर उसे कान से उठाते हुए कहा, यू पिग, अब तुम उठ रहे हो या नहीं? तुम्हें कितनी देर हो गई सोते हुए? मैंने तुमसे कल भी कहा था कि जल्दी सो जाओ, पर नहीं, तुम्हें देर रात तक स्टोरी सुननी है, और तुम उठ नहीं रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, आज तुम कितना ही नाटक कर लो, मैं तुम्हारी क्लास मिस नहीं होने दूंगा। समझ में आया तुम्हें? अब जल्दी उठो, तुम्हारी वजह से हमेशा मैं लेट हो जाता हूँ। ये सुनकर विजान क्यूट से पाउडर के साथ उठकर बेड पर बैठ गया, और अपनी आंखों को बहुत ही क्यूटली जब करते हुए उसने अपनी मदर की तरफ देखा और कहा, लंजा, तुम बहुत ज़्यादा क्रूर हो। अपनी बेबी को ऐसे कौन उठाता है? मैं अभी 5 साल का हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब तुम मुझे बेबी की तरह ट्रीट करना ही बंद कर दोगे। जब मैं छोटा था तो तुम मुझे कितने प्यार से उठाते थे, मुझे किस करके उठाते थे, लेकिन अब तुम मेरे कान को पकड़ कर उठाते हो। मेरे कान में पेन हो रहा है लंजा। ये सुनकर लंजा ने अपने बेटे के इंटेक्स को देखते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ तुम्हें कितना पेन हो रहा है, और ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया तुम्हें? अब जल्दी से उठो और बात लो, और अगर तुमने 5 मिनट में बात नहीं लिया तो मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर को दे दूंगा जो उस गुफा में है। ये सुनकर विजान तुरंत खड़ा हो गया, और उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, तुम इतने क्रूर नहीं हो सकते। मैंने सुना है वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा अगली है, उसके इतने लंबे लंबे बड़े दांत हैं, और उसके इतने लंबे लंबे नाखून हैं। मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। अगर उसने मुझे खा लिया तो? वैसे भी मैं तो अभी तक ग्रो भी नहीं हुआ हूँ। मुझे बड़ा होकर कितना हैंडसम बनना है, कितना स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर सभी ओमेगास मेरे साथ फ्लर्ट करेगी और मुझसे शादी करने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं किसी के भी हाथ नहीं आऊँगा। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, तुम अभी तक ठीक से बड़े भी नहीं हुए हो, और तुम्हें अभी अभी से ओमेगास चाहिए? चुपचाप खड़े हुए और तैयार हो। अगर मैंने तुम्हारी क्लास के ओमेगा को बता दिया ना कि उनका आइडियल विजान सुबह के 10 बजे तक सोता है, तो वो तुमसे बहुत दूर भागेंगी। ये सुनकर विजान ने अपनी माँ की तरफ डिसबिलीव में देखते हुए कहा, लंजा, तुम ये सब नहीं कर सकते। तुम्हें पता है
कॉलेज वहाँ पर क्लास में सभी ओमेगा मेरी कितनी बड़ी फ़ैन है। अगर तुमने ये बता दिया है कि मैं 10 बजे तक सोता हूँ तो मुझसे कोई बात नहीं करेगा। और वो इबो वो तो मुझे ज़िंदगी भर चिढ़ाएगा कि मैं 10 बजे उठता हूँ और वो खुद 5 बजे उठ जाता है। ये सुनकर वांग जी ने घूर कर अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, मेरी प्रिंसेस को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो टाइम पर उठता है और अपने पेरेंट्स की मदद भी करता है, लेकिन तुम्हें देखो, मेरी कोई मदद नहीं करते और हमेशा मेरे साथ बस आर्ग्यू करते रहते हो। ये सुनकर विजान ने पाउट करते हुए कहा, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी और मुझे उस अगली ईबो से भी बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो उतरकर बाथरूम में बात लेने के लिए चला जाता है, लेकिन वो जानता है कि उसके बेटे को कितना बात लेना आता है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद वांग जी विजान को बात करवाता है। उसके बाद वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। वांग जी अपने जितने भी नेसेसरी थिंग्स थे उनको उठाता है और विजान को अपनी गोद में उठाता है और फिर वो उसे बाहर लेकर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद वो एक जगह पर खड़े थे जहाँ पर एक बहुत बड़ा रूम था और वहाँ पर बच्चों की हंसने की, खेलने की, रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वांग जी ने जैसे ही उस रूम के अंदर कदम रखा, सब कुछ शांत हो गया और विजान भी तुरंत दौड़कर अपनी सीट पर बैठ गया। वांग जी अपनी जगह पर चला गया जहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। ये बच्चे उस गांव के थे जहाँ पर वांग जी रहता है। वांग जी की जो कॉटेज है वो गांव से थोड़ी सी दूर है और गांव थोड़ा सा लगे। वांग जी उन गांव वालों से थोड़ा दूर रहता है, लेकिन सभी गांव वाले वांग जी को जानते हैं। और वो क्यों जानते हैं इसका कारण हमें अभी थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। वांग जी खड़ा हुआ और उसने सबको अपनी क्लासेस देना स्टार्ट कर दिया और सभी बच्चे ओबीडियंट होकर वांग जी की बातें सुन रहे थे, अपनी स्टडी कर रहे थे। लेकिन जैसा कि विजान एक जगह बैठ ही नहीं सकता, वो कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी वो अपने पास बैठे स्टूडेंट को तंग करने लगता। और वांग जी को बस इसी चीज़ से गुस्सा आता था, क्योंकि उसने विजान को बचपन से ही डिसिप्लिन में पाला है, या फिर कहे कि उसने विजान को डिट्टो अपनी तरह बनाने की कोशिश की है। वो पता है कि विजान उसकी तरह बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की है ताकि विजान एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन सके। लेकिन ये पर्सन विजान तो बस उस पर्सन की तरफ बनता जा रहा है जिसकी तरह वांग जी विजान को बिल्कुल नहीं बनाना चाहता। और वांग जी थक चुका है विजान को सब सिखाते सिखाते। विजान इतना बड़ा हो चुका है, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उस पर्सन के गुण बस विजान में आते जा रहे हैं। और ये चीज़ वांग जी को गुस्सा दिला जाती है, कहीं ना कहीं उसे हर्ट होता है, उसे गुस्सा आता है। कभी कभी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोच करके उसका बेटा बिल्कुल उस पर्सन की तरफ बन रहा है, जिससे अगर वांग जी ये कहे कि वो उसे नफरत करता है तो ये सही होगा, क्योंकि सच में वांग जी उस पर्सन से नफरत ही करने लगा है। खैर फाइनली वांग जी की वो क्लास एंड हुई और अब लगभग नून हो चुकी थी। वांग जी की क्लास भी एंड हो चुकी थी। जैसे ही वांग जी क्लास एंड हुई उसने सबकी तरफ देखा और कहा, बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हो। बच्चों ने जैसे ही ये सुना, वो सभी लोग जो वो छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ 2 साल के, कुछ 3 साल के, या फिर कुछ 10 साल या 12 साल तक के थे, क्योंकि इससे बड़े जो बच्चे थे वो उस गांव में नहीं थे, और 12 साल के थे उनको वांग जी कभी कभी शॉर्ट प्रैक्टिस भी सिखाया करता था, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और उसके बाद वो सभी बच्चे वहाँ से चले गए थे। अब वहाँ पर बस 3 लोग थे। विजान ने दूसरे पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, हे लिटिल इबो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना? ये सुनकर इबो ने एक बार विजान की तरफ देखा और फिर तुरंत वो दौड़कर वांग जी के पास चला गया और उसने वांग जी के पैर को पकड़ते हुए कहा, शुफो। ये सुनकर वांग जी ने विजान की तरफ देखा और कहा, विजान ये कैसा बिहेवियर है? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम्हें किसी ओमेगा के साथ कैसे बात करनी चाहिए? ये सुनकर विजान ने पाउट करते हुए कहा, पर मम्मा इसको तो अभी तक घर चले जाना चाहिए था ना, और ये आपके पास क्यों आ रही है? ये सुनकर वांग जी ने विजान की तरफ देखा और कहा, क्या तुम इतने ज़्यादा भुलक्कड़ हो? मुझे तो लगा था कि तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ है। हमेशा ही तो तुम कहते रहते हो कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम डम हो। ये सुनकर विजान ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ तुम आप हर बार मेरी बेइज्जती क्यों करती रहती हो इस लिटिल अगली इबो के सामने? और मैं क्या भूल गया? मैं कुछ भी नहीं भूला, मेरा दिमाग सच में बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये सुनकर वांग जी ने विजय की तरफ देखा और कहा, ओह तुम्हारा दिमाग सच में तेज़ है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत सवाल पूछा है? मैंने तुम्हें कल रात ही कहा था कि शिचेन शुफू यहाँ पर नहीं है, तो इबो किसके साथ रहेगा? ये सुनकर विजान ने नोट करते हुए कहा, ठीक है, मैं बस भूल गया था। वांग जी ने अपने सिर को बस हिलाया कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद उसने इब्बो को अपनी गोद में उठाया और कहा, इब्बो बेबी, ये जब भी तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बता दिया करो। ये सुनकर इब्बो ने नोट किया और इब्बो ने वांग जी को उसके नेक से पकड़कर हक कर लिया। उसके बाद इब्बो ने
उसके बाद वांग जी ने विजान के हाथ को पकड़ा और उसे उस रूम से बाहर ले जाने लगा, जो कि क्लासरूम था। उस क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद विजान, वांग जी और ईबो अब वापस उनकी छोटी सी कॉटेज में आ चुके थे। कॉटेज में आने के बाद वांग जी ने उन दोनों बच्चों को नीचे रखा। उसके बाद उन लोगों ने अपना लंच कंप्लीट किया। लंच कंप्लीट करने के बाद वांग जी ने अपने उन आउटर रोब्स को निकाले और विजान और ईबो के भी आउटर रोब्स को निकाले, और उसने उन दोनों के हाथ को पकड़ा और वो घर के बैकयार्ड में जाने लगे। और जैसे ही विजान को रियलाइज़ हुआ कि वो घर के बैकयार्ड में जा रहे हैं, वो बच्चों की तरफ उछलने लगा। हालांकि वो था बच्चा ही, लेकिन वो उछलने लगा। उसने अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहा, लंजा लंजा, हम क्या आज भी गाँव में जाने वाले हैं? ये सुनकर वांग जी ने नोट करते हुए कहा, आज भी हम गांव में जाने वाले हैं। ये सुनकर ईबो और लंजा दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हालांकि ईबो को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उस गांव में ही रहता है, लेकिन विजान बहुत कम गांव में जाता है। वो अपनी मामा के साथ बस इस जगह पर रहता है जो कि बहुत छोटी है। उनका दिन, वांग जी का दिन, उन बच्चों को पढ़ाने में, विजान के साथ खेलने में या फिर अपने लिए फूड इकट्ठा करने में, अपनी कल्टीवेशन को स्ट्रॉन्ग करने में निकल जाता है। तो उसे गाँव में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो चीज़ भी उसे चाहिए होती है वो यहीं पर रहती है, क्योंकि उसके सामने अभी एक बहुत बड़ा फील्ड था जहाँ पर अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स लगी हुई थी। वेजिटेबल्स के साथ ही वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे जहाँ पर फल थे। उसके बाद वांग जी ने विजान और इबो की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी जितनी हाइट है उतने ही वेजिटेबल्स तोड़ना उन्हें, और उन्हें इस टोकरी में रख देना। अगर तुमने कुछ भी मस्ती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा विजान। ये सुनकर विजान ने पाउट करते हुए कहा, मम्मा आपको क्या लगता है कि हमेशा मैं मस्ती करता हूँ? मैं काम के टाइम सीरियस रहता हूँ। ये बोलकर अब वो तीनों लोग वहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट इकट्ठा करना स्टार्ट कर चुके थे, और लगभग 1 घंटे बाद उनका ये काम कंप्लीट हो चुका था। और वांग जी के पास जो दो टोकरीज थी वो कम्प्लीटली भर चुकी थी। वांग जी ने उस टोकरी को उठाया और वो अपने घर के वापस अंदर आ चुका था। उसने फिर से अपने आउटर रोब को पहना, उन दोनों लिटिल डेविल्स के आउटर रोब्स को भी उसने उनको पहनाया, और उसके बाद वो उन दोनों को लेकर गाँव के अंदर जाने लगा था। विजान और ईबो आगे की तरफ जा रहे थे। विजान ऐसे तो करता है कि उसे ईबो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ईबो को पसंद नहीं करता, ईबो में से उसे परेशान करता रहता है, लेकिन अभी उसने सिक्योरली ईबो के हाथ को पकड़ रखा था, जिससे उसे डर हो कि ईबो कहीं गिर जाएगा या फिर उससे कहीं दूर चला जाएगा। और ये देखकर वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। वो अपने बेटे को भी नहीं समझ सकता। विजान जितना शैतान है उसका दिल उतना ही काइंड हार्टेड है। वो लोगों की उतनी ही मदद करता है, और वांग जी ये देखकर खुश हैं। थोड़ी देर बाद वो उस गांव में आ चुके थे, और जैसे ही वो लोग उस गांव में आए, उस गांव के जो बच्चे थे या फिर कुछ लोग जो अपने अपने घरों में थे, वो तुरंत निकल कर बाहर आ गए और वांग जी के सामने आकर खड़े हो गए, क्योंकि वांग जी के पास वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे। ये वही गांव था जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था और लोगों को अपने खाने को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत फील हो रही थी। लेकिन कुछ दिनों पहले वांग जी यहाँ पर आया और उसने कुछ फ्रूट्स और फल सभी लोगों को बांटे थे, क्योंकि वांग जी जब से यहाँ आया था, वांग जी पिछले 6 या 7 साल से यहाँ पर रह रहा है, और तब से उसने अपनी फील्ड में खेती करना स्टार्ट कर दिया था। जब इस गांव में अकाल नहीं पड़ा था तब वांग जी अपनी उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सेल किया करता था, और उसी से उसका गुजारा चल जाता था, या फिर कहे कि उसकी बहुत अच्छी जो कमाई वो हो जाती थी। और उसकी भी वो मदद कभी कभी गाँव वालों को कर दिया करता था जब भी गाँव में ज़रूरत होती थी। और जब गाँव वालों के पास कुछ था नहीं तो वांग जी अब उन्हें उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को दे रहा था। हालांकि अब धीरे धीरे वो भी ख़राब होने लगे थे, क्योंकि अभी वांग जी के पास भी कुछ इतना पानी रहा नहीं था। वांग जी का वांग जी का जो घर है वो जंगल के अंदर है, और उस घर के पास एक झरना है जहाँ से वांग जी ने बहुत मेहनत से पानी लिया है। उसने वहाँ पर एक सुरंग टाइप खोद लिया था जिससे उसके खेत में पानी आता था, लेकिन वो जो झरना था वो गांव से बहुत ज़्यादा दूर था। इसीलिए गांव वाले उस पानी को अपने गांव में अपने खेतों में नहीं ले जा सकते थे। लेकिन वहाँ पर वांग जी जो कि उस झरने के पास ही रहता था तो वो वहाँ पर ले आया था, और वांग जी की जो फसल थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे वो झरना भी सूख रहा था, और कहीं ना कहीं वांग जी और गाँव वालों दोनों को पता था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन जब तक वांग जी के पास था वो लोगों को अपना सामान बांट रहा था, अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को दे रहा था। वांग जी ने उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, और विजान और इबो भी अपने छोटे छोटे हाथों से लोगों को दे रहे थे, और सभी लोग वांग जी को आशीर्वाद दे रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे। वांग जी को यहाँ पर सब लोग हंग वांग जिनके नाम से जानते हैं। वांग जी का रियल नाम क्या है ये किसी को नहीं पता, और ना ही विजान के रियल नाम किसी को पता है। सब लोग विजान को किसी नाम से नहीं बुलाते, क्योंकि विजान यहाँ पर बहुत कम आता है। विजान 2 या 3 बार यहाँ गांव में आया है। जब से वांग जी यहाँ पर ये फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने आता था
आने लगा था तब से ही विजान यहाँ पर आया था, इसलिए किसी को अभी विजान का नाम पता नहीं था। वही इबो जो इस गांव में रहता था उसे सब जानते थे, लेकिन वांग जी के असली नाम को कोई नहीं जानता था कि वांग जी का असली नाम क्या है। सब लोग उसे बस हंगवांग जुन के नाम से बुलाया करते थे। वांग जी 6 साल पहले यहाँ पर आया था, वो कहाँ से आया था और यहाँ पर अचानक आकर वो क्यों बस गया, ये बात किसी को नहीं पता थी और किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, क्योंकि वांग जी उनसे दूर रहता है और वांग जी ज़्यादातर बातें नहीं करता। लेकिन जब से वांग जी ने इन फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है तो सब लोगों के दिल में वांग जी के लिए एक इज्जत बन गई है। अगर वांग जी चाहता तो उन फ्रूट्स को अपने पास रख सकता था, क्योंकि धीरे धीरे उस झरने का पानी सूख रहा है तो ज़रूरत वांग जी को भी पड़ेगी इन फ्रूट्स की। लेकिन वांग जी ने इसको उनके साथ बांटना सही समझा, इसीलिए वांग जी को लेकर सभी लोगों के दिल में रिस्पेक्ट थी। उस गांव में एक भी ऐसा पर्सन नहीं था जो वांग जी को पसंद नहीं करता, सब लोग वांग जी को वहाँ पर पसंद करते थे। और सबसे ज़्यादा पहले इस गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई नहीं था और बस एक पर्सन था जो भी कभी कभी बिजी हो जाता था, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई नहीं था। लेकिन जब से वांग जी आया था तो अब उनके बच्चे रोज़ पढ़ने जा सकते हैं और वांग जी सिर्फ उन्हें पढ़ाता ही नहीं बल्कि उन्हें स्वॉर्डमैनशिप भी सिखाता है। जो भी अडल्ट हो चुके हैं उन्हें वांग जी स्वॉर्डमैनशिप सिखाता है और इसके लिए सभी गाँव वाले वांग जी ग्रेटफुल हैं। जैसे ही वांग जी के वो फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट हुए उसने गांव वालों के सामने बो किया और वापस अपनी कॉटेज की तरफ जाने लगा। लेकिन जाते जाते वो कुछ सुन रहा था। एक गांव वाले ने कहा, तुमने सुना क्या? मैंने सुना है कि कल किंग यहाँ पर आने वाले हैं। ये सुनकर दूसरे गांव वाले ने कहा, हाँ, और मैंने सुना है कि वो अपनी फैमिली को भी लेकर आने वाले हैं और वो कुछ दिनों तक यहीं रहने वाले हैं। ये सुनकर पहले गांव वाले ने कहा, और तुम्हें पता है हमने तो ये भी सुना है कि किंग के कोई हायर नहीं है। और ये सब सुनकर वांग जी थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर ही रुक गया। तीसरे गांव वाले ने कहा, लेकिन हमने सुना है कि कल उनके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने किंग को कॉन्क्यूबाइन रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या कहा? ये सुनकर दूसरे गांव वाले ने कहा, क्या कहा क्या कहा? उस तीसरे गांव वाले ने कहा, उन्होंने कहा कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और वो कभी दूसरे कॉन्क्यूबाइन नहीं रखेंगे। हमारे किंग सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट है, नहीं तो आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है। आजकल तो हायर होने के बावजूद भी लोग दूसरी कॉन्सर्ट और कॉन्क्यूबाइंस रखते हैं, लेकिन हमारे किंग ने कोई कॉन्क्यूबाइन नहीं रखी और उन्होंने कहा था कि वो जब तक जिएंगे तब तक वो अपनी क्वीन से ही प्यार करेंगे और इसके अलावा वो किसी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि उनके भाई का जो भी फर्स्ट बॉर्न होगा वही उनका हेयर होगा। अगर उनकी क्वीन के कोई भी उनका बेबी नहीं हुआ तो उनके जो भाई हैं उनका बेबी हमारा नेक्स्ट हायर बनेगा, नेक्स्ट किंग बनेगा। और ये सुनकर वांग जी की मुट्ठियाँ मिच गई। उसने आगे का नहीं सुना कि किंग अपने भाई के बेटे को हायर बनाना चाहते हैं, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन शब्दों से उसे पता नहीं क्यों पर फ़र्क पड़ा जब इन लोगों ने ये कहा कि किंग अपनी क्वीन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने किंग के लिए वो दूसरी कॉन्क्यूबाइन तक नहीं रखना चाहते। यही सोचकर वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। वहीं दूसरी तरफ विजान और इबो जिन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस इबो ने तो अपने वांग जी शुशु का और विजान ने अपने मम्मा का हाथ को पकड़ रखा था और वो लोग जा रहे थे। जाते जाते विजान ने पूछा, मम्मा ये किंग क्या होता है? ये सुनकर वांग जी ने अपने बेबी की तरफ देखा और कहा, किंग वो होता है जो हम सब पर रूल करता है, वो हमारा ख्याल रखता है। ये सुनकर विजान ने नोट करते हुए कहा, पर किंग कब यहाँ पर कभी क्यों नहीं आए और मैंने उन्हें कभी क्यों नहीं देखा? ये सुनकर वांग जी ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, क्योंकि किंग ऐसे ही कहीं पर नहीं जाते, वो अपने महल में रहते हैं और वहीं से ही वो सबका ख्याल रखते हैं। ये सुनकर विजान कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी मदर की तरफ देखा और कहा, अगर वो महल में ही रहते हैं तो हम सबको कैसे देखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब क्या उनकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं कि वो सब कुछ देख सकते हैं? ऐसे सुनकर वांग जी हंसने लगा। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, उनकी इतनी बड़ी आंखें नहीं है विजान, किंग के जो बहुत सारे लोग होते हैं वो अलग अलग गाँव में क्लेन्स में होते हैं, उस वजह से किंग को पता रहता है कि किस गांव में क्या हो रहा है। जैसे कि उन्हें अब इस गांव का पता चल गया कि इस गांव में अकाल पड़ा हुआ है या फिर लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है, इसलिए वो उस गांव में आना चाहते हैं। ये सुनकर विजान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो मम्मा क्या मैं भी किंग को देख सकता हूँ? ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए अपनी जगह पर रुक गया। उसने विजान की तरफ देखा और फिर विजान को अपनी गोद में उठा लिया और फिर वो फिर से चलने लगा। उसने विजान की तरफ देखा और कहा, नहीं बेबी, तुम किंग से नहीं मिल सकते। ये सुनकर विजान ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्यों माँ? आपको पता है आज सभी क्लास में कह रहे थे कि उन सबको किंग को देखना है, किंग पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं देख सकता? ये सुनकर वांग जी ने एक स्टर्न वॉइस में कहा,
विजान, मैंने तुमसे कहा कि तुम किंग को नहीं देख सकते, मतलब नहीं देख सकते। और विजान ने जब अपनी माँ की ये आवाज़ सुनी तो उसे पता चल गया था कि अब उसे इसके आगे वो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वांग जी बहुत कम ही ऐसी वॉइस का यूज़ विजान पर करता है। वांग जी विजान को पेम्पर ही करता है, इसलिए तो विजान इतना ज़्यादा नोटी है। लेकिन जब भी वांग जी ऐसी वॉइस का यूज़ करता है तो विजान समझ जाता है कि अब उसे ज़्यादा नहीं बोलना है, इसलिए वो चुप हो गया और विजान के उन बालों के साथ खेलने लगा और उसने वांग जी को हक कर लिया। कहीं ना कहीं वांग जी को भी लगा कि उसने बिना मतलब ही वांग जी पर चिल्ला दिया। उसने विजान की पीठ को सहलाते हुए कहा, बेबी, तुम्हें पता है ना कि हम गांव में नहीं रहते और हम ऐसे ही गांव में आ भी नहीं सकते, हम हमारे कॉटेज में ही रहते हैं, इसीलिए हम किंग को नहीं देख सकते, समझने की कोशिश करो। ये सुनकर विजान ने बस कहा। उसके बाद वो तीनों अपने घर आ चुके थे। उसके बाद ईबो और विजान जब उन रेबिट्स के साथ खेलने लग गए थे और वांग जी डिनर रेडी कर रहा था। डिनर रेडी करने के बाद उसने उन दोनों को अपने पास बैठाया और उन लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट किया। डिनर जैसे ही कंप्लीट हुआ, वांग जी के डोर पर नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। वांग जी खड़ा हुआ और उसने डोर को ओपन किया तो सामने एक एल्फा खड़ा हुआ था। उस एल्फा ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, कैसे हो तुम? ये सुनकर वांग जी ने उस एल्फा की तरफ देखा और कहा, शिनचैन, मैं ठीक हूँ, आप वापस आ गए? ये सुनकर शिनचैन ने नोट करते हुए कहा, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया। वांग जी ने शिनचैन की तरफ देखते हुए कहा, येंगा भी आपके साथ गए थे? ये सुनकर शिनचैन ने नोट करते हुए कहा, कल येंग यही था और आज उसे मैं अपने साथ लेकर गया था, इसलिए तो मैं ईबो को तुम्हारे पास छोड़ कर गया था। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और ईबो जो अपने विजानगा के साथ खेल रहा था। हालांकि वो दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, पॉजिटिव हैं। ईबो ने जैसे अपने फादर की आवाज़ सुनी वो तुरंत दौड़कर बाहर आया। उसने अपने फादर को हक करते हुए कहा, बाबा, आप वापस आ गए। ये सुनकर शिनचैन के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने ईबो को कैरी किया और कहा, क्या मेरे लिटिल प्रिंस ने मुझे मिस किया? यह सुनकर ईबो ने नोट करते हुए कहा, हाँ, मैंने आपको और मम्मा को बहुत मिस किया। और मम्मा कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? ये सुनकर शिनचैन ने ईबो की तरफ देखा और कहा, बेबी, मम्मा थक गई इसलिए वो घर पर है और तुम्हारा वेट कर रही है और उन्होंने तुम्हारी फेवरेट डिश भी बनाई है। यह सुनकर ईबो ने अपने फादर की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैंने वांग जी शुशु के यहाँ डिनर कर लिया और आपको पता है वांग जी शुशु भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। ये सुनकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ गई। उसने ईबो की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अगर जब भी मेरे हाथ का खाना खाना हो तो तुम बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पर आ सकते हो ईबो। ये सुनकर ईबो ने नोट करते हुए कहा, मैं कल भी आऊँगा क्योंकि मुझे आपका हाथ का खाना बहुत पसंद है। मुझे ये नहीं समझ आया कि मैंने आपके हाथ का खाना पहले क्यों नहीं खाया, क्योंकि पहले आपका सारा खाना ही जान गाय खा जाते थे, मेरे लिए तो छोड़ते ही नहीं थे। ये सुनकर जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हे, तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकते, मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये सुनकर ईबो ने बस जान की तरफ अपनी जीभ निकाल दी और ये देखकर विजान की मुट्ठियाँ बिछ गई और दांतों को पीसने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था। वो घूर कर बस ईबो की तरफ देख रहा था। वैसे शिनचैन ने कहा, वांग जी, तो मैं अब चलता हूँ, येंग मेरा वेट कर रहा होगा। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और उसके बाद शिनचैन ईबो को लेकर वहाँ से जा चुका था। जब शिनचैन वहाँ से चला गया तो वांग जी ने डोर को लॉक किया और उसने अपने प्रिंस को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तो लिटिल प्रिंस, अब आपके सोने का टाइम हो चुका है, तो सोने चले? ये सुनकर विजान ने नोट करते हुए कहा, लेकिन अब मैं आपको याद आया कि आपका एक प्रिंस भी है जो कि इतना हैंडसम है। आपको अभी तक अपने उस ओमेगा प्रिंस की चिंता थी, आपको इस अल्फा प्रिंस की कुछ चिंता ही नहीं है। आपको पता है ना कि अल्फा कितने स्ट्रोंग होते हैं। ये सुनकर वांग जी ने नोट करते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो और वो मुझे पता है। अब चलो चुपचाप सो जाओ, अगर तुमने आज सुबह की तरह तुम लेट उठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर विजान ने नोट करते हुए कहा, ठीक है हिटलर, मैं सो रहा हूँ, मुझे इसे डांटने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने बस अपना सिर हिलाया। उसके बाद दोनों ही माँ बेटे सो चुके थे। विजान जो कि सारा दिन से थका हुआ था, आज उसने बहुत कुछ किया था। पहले तो उसने ईबो से बहुत ज़्यादा लड़ाई की, उसके बाद वो रैबिट्स के साथ खेले, उसके बाद उन्होंने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इकट्ठा किया, उनको गाँव वालों को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो विजान बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए तो जैसे ही वांग जी के बाहों में आया वो बस सो गया। लेकिन वांग जी की आंखों में नींद नहीं थी। उसने विजान के बालों को सहलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें किंग से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पर्सन हमें देखना डिजर्व नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि वो हमें देखे। और जब तक अब वो यहाँ रहेगा हम लोग गांव में नहीं जाएंगे। और वैसे भी अब वो आ चुका है तो वो उन सब की मदद कर लेंगे।
और मुझे अब गाँव में जाने की ज़रूरत नहीं है, और जब तक वो वापस नहीं चले जाते तो तुम भी गाँव में नहीं जाओगे, और इसका कन्फर्मेशन मैं करूँगा कि तुम यहीं रहोगे। मैं तुम्हें किसी भी हालत में उन लोगों के सामने नहीं जाने दे सकता, क्योंकि तुम सिर्फ एक ऐसे पर्सन हो जिसकी वजह से मैं आज तक ज़िंदा हूँ। अगर तुम मेरी लाइफ में ना आए होते तो शायद ये वांगजी कब का मर चुका होता, लेकिन अब जब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे जीने का जरिया हो। और धीरे धीरे थका हुआ होने की वजह से वो भी सो चुका था। वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। मॉर्निंग या नून होते होते अब रॉयल फैमिली भी वहाँ पर आ चुकी थी। उस गांव में बस एक ही घर था जो बड़ा था, और जहाँ पर रहने लायक जो भी कोई बाहर से आता था तो उसे वहाँ पर रखा जाता था। ये गांव छोटा था तो यहाँ पर कोई इन नहीं थे जिनमें रॉयल फैमिली ठहर सकती थी, लेकिन वो सिर्फ एक बहुत बड़ा घर था जो शायद किसी जमींदार का था, इसीलिए रॉयल फैमिली के रहने की व्यवस्था वहीं पर की गई थी और रॉयल फैमिली वहीं रह रही थी। अभी मैडम यू, वीफेंग मियान और विभूषण तो गांव का दौरा करने निकल चुके थे, क्योंकि उन्हें देखना था कि गांव में किस किस जगह उन्हें ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ चेंग, जो कि उस घर को देख रहा था, उस घर की चारों तरफ की जो सिक्योरिटी थी उसे कंफर्म कर रहा था कि सब ठीक है, उनकी फैमिली पर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा, वो ये सब देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिचेन, जो कि गार्डन में बैठा हुआ था। वो गांव छोटा था तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत कामिंग था। वहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो शिचेन उसी ठंडी हवा का मज़ा ले रहा था। उसके साथ ही उसकी एक मेड खड़ी हुई थी जिसका नाम लेनफी था। वो शादी के साथ ही शिचेन के साथ आई थी। शिचेन अपनी राउंड बेली को सहला रहा था और अपनी बेबी से बातें कर रहा था। तभी शिचेन की नज़र एक उस फॉरेस्ट में गई, और पता नहीं क्यों पर उसे ऐसा लगा कि उसे फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो फॉरेस्ट उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और वो फॉरेस्ट था ही ऐसा कि उसकी ब्यूटी से हर कोई मिसमराइज हो जाए, इसलिए वांगजी शिचेन भी खड़ा हुआ और उस फॉरेस्ट की तरफ जाने लगा। तभी लेनफी उसके पास आई और उसने कहा, मास्टर आप कहाँ जा रहे हो? आप अकेले फॉरेस्ट में कैसे जा सकते हो? ये सुनकर शिचेन ने फी की तरफ देखा और कहा, आफी तुम चिंता मत करो, मैं बस यहीं तक जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा घूमना है। वैसे भी तुम्हें पता है ना, हिलर ने कहा था कि मैं इससे एक जगह बैठा नहीं रह सकता, इसलिए चलो थोड़ी देर फॉरेस्ट में घूमने चलते हैं। ये बोलकर और आगे चलने लगा। और फी को पता था कि अगर वो कुछ कहेगी तो शिचन के जो प्रेगनेंसी हार्मोन से वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे और अभी वो कुछ भी कर सकता है, और वो अभी भी कुछ भी झेलने के मूड में नहीं थी, इसीलिए वो भी उसके साथ चलने लगी। वो लोग फॉरेस्ट की तरह अंदर आ चुके थे और अब शिचन भी थोड़ा सा थकने लगा था। तभी शिचन को झरने की आवाज़ सुनाई देती है पानी गिरने की, और जब ये शिचन ये सुनता है तो उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्मेल आ जाती है। उसने फी की तरफ देखते हुए कहा, आफी चलो, तुम्हें प्यास लगी होगी क्योंकि हम बहुत देर से चल रहे हैं, तो चलो, लगता है पास में कोई झरना है। ये बोलकर वो उधर की तरफ जाने लगता है और उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई थी और लेनफी को डर लग रहा था कि कहीं शिचन गिर न जाए, इसीलिए वो ध्यान से उसके साथ चल रही थी। लेकिन इतना ध्यान रखते हुए भी शिचेन जो जल्दी जल्दी चल रहा था, जैसे ही उस शिचेन ने उस झरने को देखा वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और इस बीच में वो भूल गया कि वो प्रेग्नेंट था, उसे जल्दी नहीं चलना चाहिए था, और जल्दी चलने के चक्कर में उसका पैर उसे एक पत्थर रखे हुए पत्थर से टकरा गया और वो गिर गया। लेकिन थैंक गॉड वो अपनी पीठ के बल गिरा था, वो बहुत ज़ोर से गिरा था, इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा और वो चिल्लाने लगा। वही दूसरी तरफ भी जो उसी शिशन के साथ ही चल रही थी, जब उसने देखा कि शिशन नीचे गिर गया है तो उसके पास गई, लेकिन सामने वाले सीन ने उसे अंदर तक रहा दिया, क्योंकि शिचेन का वाटर ब्रोक हो चुका था और शिचेन बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, शायद उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और फी को नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अभी शिजन के पास रुकी या किसी को बुला कर ले आए, लेकिन अगर वो शिजन के पास रुकेगी तो भी वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस चीज़ में उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो बस एक मैरिज सर्वेंट है, तो उसे इस चीज़ का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर यहाँ पर वो रुकी तो उस बेबी और शिजन दोनों की जान खतरे में डाल सकती है। इसीलिए उसने महल में जाकर वापस उन लोगों को बताना ज़रूरी समझा, जिससे वो चेंग को बता सके, जिससे चेंग हीलर्स को लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। इसीलिए उसने शिजन की तरफ देखा और कहा, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं भी मास्टर को बुलाकर लेकर आती हूँ, आप बस हिम्मत मत हारना, मैं अभी आ रही हूँ। ये बोलकर लेनफी वहाँ से भाग जाती है महल की तरफ, ताकि वो चेंग को ला सके। वहीं दूसरी तरफ चेंग को बहुत बुरी तरीके से पेन हो रहा था, वो अपने पेट के बल गिरा था, इसलिए उसके पेट में भी चोट लगी थी और उसकी बेली में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस दर्द की वजह से वो मर ही जाएगा। वो ऐसे ही चिल्ला रहा था, बहुत बुरी तरीके से चीख रहा था, उसकी आंखों से कंट्रोलेबली आंसू बह रहे थे। तभी
वहाँ पर कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और अगले ही पल बिल्कुल शिचेन की तरह ही वाइट रोब्स में एक पर्सन वहाँ पर आता है। वो पर्सन जब इस शिचेन को देखता है तो एक पल के लिए वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। वो अपने घुटनों पर बैठता है और उस पर्सन की तरफ, शिचेन की तरफ देखते हुए कहता है, हे क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, शिचेन उस पर्सन की तरफ देखता है और वांग जी जब शिचेन को देखता है तो वो जो घुटनों पर बैठा हुआ तो वो पीछे गिर जाता है और एक पल के लिए वो बहुत बुरी तरीके से शॉक में जा चुका था। और वांग शिचेन जिसने अपनी उन आधी खुली आंखों के साथ वांग जी की तरफ देखा, उसकी भी पता नहीं उसे क्या हुआ, लेकिन उसने अपने हाथ को वांग जी की तरफ बढ़ाया। वही वांग जी जो शिचेन को देख रहा था। शिचेन और वांग जी एक दूसरे की आंखों में जैसे खोई गए थे, उन्हें पता ही नहीं था। शिचेन भी थोड़ी देर तक अपने पेन को भूल गया था, लेकिन फिर से उसे बहुत बुरी तरीके से पेन हुआ और उसका हाथ, वो हाथ जिसे वो वांग जी को पकड़ने वाला था, वो हाथ फिर से उसकी बेली पर चला गया और वो बहुत बुरी तरीके से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। और वांग जी भी उसे चीख से होश में आया। उसने शिचेन की तरफ देखा। वो यहाँ से अभी के अभी जाना चाहता था, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता था। और अब जब उसे पता चल गया है कि ये शिचेन है तो वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। लेकिन उसने जब शिचेन की हालत देखी, उसने अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाया, लेकिन चारों तरफ कोई भी नहीं था। और अगर चारों तरफ कोई होता तो अब तक वो आ चुके होते शिचेन की उस चीख को सुनकर। इसका मतलब यहाँ पर कोई नहीं था और वो शिचेन को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वो आगे बढ़ा। उसने शिचेन के एक हाथ को पकड़ा और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, शिचेन का शांत हो जाइए, दीप गा शांत हो जाइए। अगर आप पैनिक करोगे तो आप बेबी को हार्म कर सकते हो। गा शांत हो जाइए। आपने 9 महीने तक इसीलिए तो बेबी को अपने टमी में नहीं रखा था कि आप इस तरह कमज़ोर पड़ जाओ। आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते। गा अपनी आंखों को खोलिए और डीप ब्रीथ लीजिए, शांत और रिलैक्स हो जाइएगा। ये बोलकर वो शिचेन को इनकरेजिंग वर्ड्स बोलने लगा। उसके बाद उसने उस छोटे पर्सन की तरफ देखा जो भी इस चीज़ को कुछ कन्फ्यूजन में देख रहा था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी ने विजान की तरफ देखा और कहा, विजान बेबी वो पाउच कहाँ है जो मैंने तुम्हें सुबह दिया था। ये सुनकर विजान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मम्मा वो तो वही है जहाँ पर हमने अभी अभी हम लकड़ियाँ कलेक्ट कर रहे थे। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और कहा, विजान बेबी जल्दी से जाओ और वो पाउच लेकर आओ। ये सुनकर विजान ने नोट किया और अगले ही पल वहाँ से जा चुका था। और विजान को ज़्यादा समय नहीं लगा उस पाउच को वापस लाने में। वो तुरंत उस पाउच को लेकर वांग जी के पास आया और वांग जी ने उस पाउच को लिया और उस पाउच को ओपन किया तो उसमें से बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स बाहर निकल गए। उसके बाद उसने शिचेन को ट्रीट करना स्टार्ट किया, या फिर उस प्रोसेस को करना स्टार्ट कर दिया। उसने वो शिचेन की उस प्रोसेस को सिर्फ स्टार्ट नहीं कर रहा था, बल्कि शिचेन को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शिचेन बहुत ज़्यादा वीक है। शिचेन की बॉडी बहुत ज़्यादा पेल हो चुकी है। अभी शिचेन को अपनी अल्फा की ज़रूरत है, लेकिन जब उसका अल्फा यहाँ नहीं है तो इसीलिए शिचेन का ओमेगा वीक पड़ रहा है, लेकिन वो इसे वीक नहीं पड़ने देता। वांग जी ने विजान की तरफ देखा और कहा, बेबी अपनी फ्लूट निकालो और प्ले करो। ये सुनकर विजान ने नोट किया और उसने अपनी फ्लूट निकाली। वो फ्लूट यूनिक थी। उसकी आधी साइड तो ब्लैक थी और आधी साइड प्योर जेड की बनी हुई थी। और विजान ने उस वाइट साइड से एक मेलोडी प्ले करनी स्टार्ट की और वो मेलोडी इतनी ज़्यादा सूदिंग थी कि शिचेन को सच में सूदिंग फील हो रहा था। और आधे घंटे के स्ट्रगल के बाद फाइनली रो रहा था एक बेबी की। धीरे धीरे उस बेबी ने अपनी आंखों को ओपन किया और उसने वांग जी की तरफ देखा। और वांग जी ने जब उस बेबी को देखा तो उसकी आंखों में अननोइंगली ही बस आंसू आ गए और उसकी आंखों से उस आंसू बह गए। वही शिचेन जो लगभग अब अनकॉन्शियस हालत में था, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन वो अपनी आधी आंखों खोलकर वांग जी को देख रहा था और अपने हाथों को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसमें अपनी उंगली उठाने तक की भी हिम्मत नहीं बची थी। वो अपनी माउथ से कुछ करना चाहता था, लेकिन चिल्लाने की वजह से उसका थ्रोट बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा था। वो कहना चाहता था कुछ, तो वो वांग से कहना चाहता था, लेकिन उसके माउथ से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और इसी तरह वांग जी जो उस बेबी को देख रहा था, तभी उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही वांग ये सुनता है वो अलर्ट हो जाता है। वो तुरंत अपने अपर रोब को उतारता है और अपने उस सिल्क अपर रोब में उस बेबी को कवर कर देता है। और उसने शिचेन को ढंग से उस रोक के सहारे बिठा दिया जो वहाँ पर थी, और उसने उस बेबी को शिचेन की गोद में दे दिया। और इससे पहले कि शिचेन वांग जी को रोक पाता, उसके हाथ को पकड़ पाता या उससे कुछ कह पाता, तुरंत ही वांग जी ने विजान को अपनी गोद में उठाया, अपने सारे सामान को वहाँ से उठाया और अगले ही पल वांग जी वहाँ से बस भाग चुका था। वही विजान से सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज उसकी मम्मा ने उसे गांव में जाने से मना कर दिया। वो जो लोग रोज़ ही वहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, लेकिन आज वांग जी ने मना कर दिया कि वो वहाँ नहीं जाएंगे। और विजान ने जब इसका कारण पूछा तो वांग जी ने कहा कि
कल किंग के आने की बात थी, तो आज वो आ चुके होंगे, तो गाँव वालों की मदद वो कर देंगे, आज उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। और विजान भी कहीं ना कहीं समझदार है कि किंग का नाम लेते ही उसकी माँ को कंफर्टेबल फील नहीं होता, या फिर वांग जी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो विजान ने भी कोई बात नहीं की, और उनके वहाँ लकड़ियाँ खत्म थी, तो आज वांग जी ने जंगल से लकड़ियाँ कलेक्ट करने की सोची थी, लेकिन वो अपनी लकड़ियाँ कलेक्ट कर ही रहे थे, तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वांग जी को पहले तो लगा कि शायद ये उसका इल्यूजन होगा, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो चीखें बंद ही नहीं हुई तो वो उस तरफ जाने लगा। और उसने जब ये सब देखा तो वो उसी समय वहाँ से चला जाना चाहता था, लेकिन शिचेन को ऐसी हालत में देखकर वो खुद को रोक ही नहीं पाया, और वो बस वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ वो कदमों की आवाज़ जो और किसी की नहीं बल्कि चेंग की थी, और चेंग के पीछे बहुत सारे हीलर्स दौड़ रहे थे। चेंग जैसे ही शिचेन के पास आए, उसने शिचेन को देखा और उसने शिचेन को हक कर लिया, और उसने अपनी उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो भी रहा था, और उसने शिचेन को डांटते हुए कहा, हुआन, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? ऐसी हालत में तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता। और बेबी कहाँ है? तो तुम गिर गए थे? क्या तुम ठीक हो? शिचेन वांग जियांग वायन से बोला भी नहीं जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके लिप्स कांप रहे थे, और उसके पूरे शरीर कांप रहा था, जैसे वो डर गया हो, सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। जब लेनफी उसके पास आई थी, चेंग उस पूरे घर का दौरा कर रहा था, उस घर को देख रहा था कि कहीं भी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है, वो लोगों को और ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे रहा था। लेकिन तभी हाफती हुई फी उसके पास आई और उसने कहा कि शिचेन गिर चुका है। पहले तो उसे लगा कि शायद शिचेन यहीं होगा, इसलिए वो तुरंत दौड़कर उस गार्डन में गया जहाँ पर उसने शिचेन को छोड़ा था। लेकिन जब शिचेन वहाँ नहीं मिला तो उसने फी की तरफ गुस्से से देखा, और फी ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे शिचेन फॉरेस्ट में गया था और क्या क्या हुआ। और ये सुनकर तो जियांगचेंग और ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसने तुरंत वो उसी समय फी को पनिशमेंट देना चाहता था, लेकिन अभी उसके लिए उसका बेबी और उसका होने का ज़रूरी था, इसलिए उसने तुरंत कुछ हीलर्स को बुलाया और वो उस जंगल में उस तरफ भाग गया जहाँ पर फी ने उन्हें बताया कि वो शिचेन कहाँ पर है। उसके बाद चेंग जब यहाँ पर आया तो उसने शिचेन को देखा एक पल के लिए, तो भूल ही गया था कि शिचेन प्रेग्नेंट है। उसने उसके गोद में उस बेबी को नोटिस नहीं किया, और उसने शिचेन को बस हक कर लिया। वही शिचेन जो कि अनकॉन्शियस हालत में ही था। जैसे ही चेंग शिचेन से अलग हुआ, शिचेन की आंखें बंद हो गई, और उसने अपने सिर को चेंग के चेस्ट पर रख लिया, और वो बेबी जिसके हाथ से छूटने वाला था, चेंग ने जब ये देखा तो उसने तुरंत अपने हाथ को उस बेबी के नीचे कर लिया, और उस बेबी को गिरने से पहले उसने थाम लिया। और शिचेन ने जब उस बेबी को देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। चेंग अपने आंसू को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उस फी चेंग के पास आया और उसने कहा, मास्टर, बेबी को मुझे दीजिए, हमें इनको ट्रीट करने की ज़रूरत है। ये सुनकर चेंग ने घूर कर फी की तरफ देखा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो शिचेन को ऐसे ही बेहोश नहीं रहने दे सकता, इसीलिए उसने उस बेबी को तो फी को दिया और शिचेन को अपनी गोद में उठा लिया, और वापस वो महल में आ गई। ये बात जैसे ही मैडम यू, फिंग मियान और विंग को पता चली, वो तुरंत जो गांव में थे वो वापस घर के अंदर आ गए, और अब शिचेन और बेबी दोनों को बात दिलवा दिया गया था। और अपनी शिचेन जब बेहोश था वो अभी भी अपने रूम में लेटा हुआ था। शिचेन धीरे धीरे होश में आया, उसने अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाया, और जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ था वो सब उसके आंखों के आगे चला गया। और सबसे पहले उसके दिमाग में जो नाम आया, जो तस्वीर आई, वो थी वांग जी। जैसे ही शिचेन ने उस नाम को सोचा, उस तस्वीर को सोचा, वो अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाने लगा, लेकिन वो अब जंगल में नहीं था, वो अपने घर में था। इसलिए उसने अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाया, उसने अपनी डमी पर अपने हाथ को रखा। उसका बेबी, यही सोचकर उसने चारों तरफ देखा, तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड उसके बेबी के साथ उसके पास ही बैठा हुआ है, और चेंग उस बेबी के साथ खेल रहा था, और वो बेबी भी गिगल कर रहा था। ये देखकर शिचेन ने चेन की सांस ली, और वही शिचेन के हिलने की आवाज़ से चेंग को भी अब चेंग का ध्यान भी शिचेन के ऊपर जा चुका था, इसलिए उसने शिचेन की तरफ देखा और कहा, हुआन, तुम्हें होश आ गया? ये सुनकर हुआन ने नोट किया। उसके बाद चेंग ने हुआन को उठकर बैठने में मदद की, और जब उस बेबी ने ये देखा कि उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया। और ये देखकर शिचेन के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने अपने बेबी को अपनी गोद में लिया, क्योंकि जब इस बेबी का बर्थ हुआ था तो इस बेबी का बर्थ थोड़ा अलग ही था, क्योंकि सबसे पहले बेबी को देखने वाला वांग जी था, और इस चीज़ का शिचेन को कब बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। वांग जी के बारे में याद आते ही उसने चेंग की तरफ देखा और कहा, वायन, जल्दी से सबको यहाँ पर बुलाओ। ये सुनकर चेंग ने शिचेन की तरफ देखा और कहा,
लेकिन क्या हुआ, सबको यहाँ पर क्यों, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। ये सुनकर शिचेन ने कहा, वायन मैंने कहा ना कि सबको यहाँ पर बुलाओ, मुझे सब लोगों से ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर जब चेंग ने देखा कि शिचेन मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसने नोट किया। उसके बाद अब थोड़ी देर बाद वो सारी फैमिली वहाँ पर खड़ी थी, सिर्फ यांगजी वहाँ पर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ चेन ने जब देखा कि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो उसने सबकी तरफ देखा और स्पेशली विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे वो मिला, आ- आज मैंने उसे देखा। ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो गए। मैडम यू ने शिशन की तरफ देखा और कहा, हुआन तुमने किसने देखा और तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थे, तो तुम बिना किसी प्रोटेक्शन के जंगल में कैसे जा सकते थे। अगर तुम्हें हो जाता तो हम लोग क्या करते, अगर बेबी को कुछ हो जाता तो। और मैंने सुना है कि बेबी ने जंगल में बर्थ लिया था, तो क्या तुम्हारे साथ कोई हीलर था, क्या फी वहाँ थी। ये सुनकर चेन ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन मुझे पहले रिग्रेट था कि मुझे जंगल में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं आज अपने बेबी को खो ही दूंगा। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उसे देखकर मुझे हमेशा बस खुशी होगी कि हाँ, मैं उस जंगल में गया, क्योंकि उस जंगल में जाना मेरा व्यर्थ नहीं गया। ये सुनकर सभी लोगों ने कन्फ्यूजन में चेंग की तरफ देखा। तभी चेंग ने कहा, वान तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर वान ने नोट करते हुए कहा, आप लोगों को पता है कि मैंने किसने देखा, और आपको पता है कि सबसे पहले इस बेबी को किसने हाथ में लिया और बेबी ने अपनी आंखों को खोलकर सबसे पहले किसे देखा। ये सुनकर सभी लोगों ने कन्फ्यूजन में एक दूसरे की तरफ देखा और चेन ने उस बेबी की तरफ देखा जो अब सो चुकी थी। फीड कराने के बाद वो बेबी सो चुका था। उसने चेन ने सबकी तरफ देखा और कहा, मैंने वांग जी को देखा और एक वही था जिसने मेरी आज जान बचाई है। हम सब ने उसके साथ इतना सब कुछ किया। वो चाहता तो मुझे इस हालत में छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने मेरी जान बचाई। और अगर आज वो नहीं होता तो शायद मैं अपने बेबी को खो देता। और ये सुनकर सभी किसी को यकीन नहीं हो रहा था और अब सबका फोकस बेबी से हटकर वांग जी पर आ चुका था। विंग ने शेन के पास आते हुए कहा, हुआन तुम क्या तुम ये क्या कर रहे हो। तो तुमने लंजा को देखा, मेरे लंजा को। तुम मजाक नहीं कर रहे हो, तुम सच कर रहे हो, तुमने लंजा को देखा। ये सुनकर वहाँ ने नोट करते हुए कहा, हाँ मास्टर भी, मैंने लंजा को देखा, मैंने मेरे अजान को देखा। वो उस जंगल में था, उसने उसने ये सब किया। अगर आज वो नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता। मैंने उसे देखा, वो इस जंगल में था, मतलब वो इसी गांव में है। हमारा यहाँ ना कोई फालतू नहीं गया, हम यहाँ सही आए हैं। शायद गौर चाहता है कि हम वांग जी से मिले। ये सुनकर सभी लोगों की आंखों में एक होप थी और आंखों में आंसू थे। मैडम यू ने आगे आते हुए कहा, फाइनली हमारा वांग जी में वापस मिलेगा, लेकिन मैं उसे तुम लोगों को आसानी से माफ़ नहीं करने दूंगी। तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया है वो उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ ना करूँ तो मैं अपने बेटे को तुम्हें इसी तरह से माफ़ नहीं करने दूंगी। ये सुनकर विंग ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, मैं वांग जी के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसे अपनी लाइफ में वापस लेकर आऊँगा। मैंने उसका पिछले 6 साल से इंतज़ार किया है। मैं जानता हूँ मैंने गलती की थी, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। अब मैं अपने लंजा को कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी उसे उससे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। भले ही वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करे, तब तक मैं उसके सामने कोशिश करूँगा उसका दिल जीतने की, जब तक वो मुझे अपना नहीं लेता, जब तक वो मुझे माफ़ नहीं कर देता। ये सुनकर मैडम ने नोट किया और कहा, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी गलती की वजह से मेरा बेटा मेरे महल को छोड़कर गया था, और अगर तुम लोगों ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की या फिर वो मानकर वापस उस महल में नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात मैडम यू ने एक स्ट्रिक्ट वॉइस में कही थी और सब लोगों को समझ में आ गया था कि मैडम यू सही कह रही हैं, या फिर वो सभी मानते हैं कि उन्होंने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट उन्हें मिलनी चाहिए और उनकी पनिशमेंट उन्हें सिर्फ वांग जी दे सकता है। तभी शिचेन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैंने वांग जी के साथ कुछ किसी हाँ, मैंने वांग जी को कहते हुए सुना था। ये सुनकर सब लोगों ने शिचेन की तरफ देखा और कहा, तुमने उसे क्या कहते हुए सुना था। ये सुनकर शिचेन ने कहा, वांग जी ने किसी छोटे बच्चे से बात की थी और वो उसी बच्चे ने वांग जी को चीज़ें लेकर ला कर दी थी जो इस प्रोसेस में काम आने वाली थी। उसने उसका नाम कुछ तो बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे यही सोच कर शिचेन अपने दिमाग पर जोर डालने लगा और विंग जो थोड़ी देर पहले खुश था कि उसे वांग जी मिल जाएगा, जब उसने किसी बच्चे के बारे में सुना,
तो वो एक पल के लिए अपनी जगह पर फ्रोज हो गया। क्या लंजा ने किसी और से शादी कर ली? क्या लंजा उससे मूव ऑन कर गया और अब उसका एक बेबी भी है? यही सोचकर वहीं का अब जैसे मन खट्टा हो गया था और वो वहाँ थोड़ी देर तक वो रुका ही नहीं, वो बस वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन बहुत कोशिश कर रहा था याद करने की कि आखिर उस बेबी का नाम क्या था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। और मैडम ने जब ये देखा तो वो क्रिश्चियन के पास आए और उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हुआन, अब दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अभी अभी बेबी को बर्थ दिया है तो तुम आराम करो, और वैसे भी अगर हमें वांगची मिल जाएगा तो उस बेबी के बारे में भी पता चल जाएगा, तो चिंता मत करो। ये सुनकर शिचेन ने नोट किया और उसके बाद वो लेट गया और पूरी फैमिली वहाँ से जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वांगजी उन लकड़ियाँ जो लेने गया था उसे इकट्ठा करके अपने घर आ चुका था। वो दोनों बात ले चुके थे। उसके बाद उन लोगों ने डिनर किया और वो लोग सो चुके थे। हालांकि सोया तो सिर्फ विजान था, लेकिन क्योंकि वांगजी अभी भी जगा हुआ था और वो बस सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसने विजान को और दिनों से ज़्यादा टाइट लिया किया हुआ था और बस यही चीज़ मन में सोच रहा था, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा विजान, तुम मेरे सिर्फ इकलौते पर्सन हो और उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि शिचेन को कुछ याद नहीं रहा होगा कि वो कौन था जिसने उनके बेबी को बर्थ लेने में मदद की, और आई होप कि उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं सुना होगा। मैं बस गॉड से यही प्रे करता हूँ। वो ये सब सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो जो कन्वर्सेशन अभी वी फैमिली के बीच में हुई थी, उन लोगों को लगा था कि वो कन्वर्सेशन सिर्फ उनकी फैमिली के बीच में हुई थी, लेकिन नहीं, एक लेडी थी जिन्होंने ये सब सुना था। और वो लेडी तुरंत उस रूम से चली जाती है और एक रूम में जाती है जहाँ पर यांग्स बैठी हुई थी। उस लेडी ने यांग जी की तरफ देखते हुए कहा, माय लेडी, मैंने एक ऐसी न्यूज़ सुनी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और या कहूँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सुनकर यांग जी ने अपनी सर्वेंट की तरफ देखा और कहा, तुम क्या कह रही हो? तो ऐसा तुमने क्या सुन लिया? ये सुनने के बाद उस लेडी ने सब कुछ बताया, जो कुछ भी उसने रूम में सुना था। और ये सुनकर उसकी यांग्स की मुट्ठियाँ भिज गई। उसने कहा, तो वो इस गांव में है और शिचेन ने उसे देख लिया है। इसका मतलब अब वो लोग उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो फिर से उसे विंग की ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं बहुत मुश्किल से मैंने उसे उस महल से निकाला था, और अब दोबारा मैं उसे उस महल में फिर से नहीं आने दूंगी। यांगजी यही सब सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। वांगजी ने हमेशा की तरह अपना रूटीन कंप्लीट किया और उसके बाद वो विजान को लेकर वहाँ पर जा चुका था जहाँ पर वो नॉर्मली अपनी क्लासें लेता है। वांगजी ने रोज़ की तरह अपनी क्लासें ली, लेकिन आज क्लासों में बस यही बात थी कि आज किंग आए, किंग अपनी क्वीन के साथ आए, रॉयल फैमिली कहाँ ठहरी हुई है। छोटे से छोटा बच्चा भी बस यही बातें कर रहा था और वांगजी बस इस सिर्फ चीज़ से इरिटेट हो रहा था, लेकिन वो बच्चों को कुछ नहीं कह सकता था। जब क्लासें ख़त्म हुई और आज वांगजी अकेला नहीं था जो इन सबको टीच कर रहा था, आज शिनचैन भी उसके साथ ही था। क्लासें खत्म होने के बाद उसने विजान को अपने साथ लिया और तुरंत वो उस रूम से बाहर निकल गया और अपने घर की तरफ चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो किसी की भी नज़र में आए। लेकिन कोई था जो वांगजी का पीछा कर रहा था। उस पर्सन ने टोटली ब्लैक रोब्स पहन रखे थे, ब्लैक हेड पहन रखा था जिसके बहुत लंबा वेल लगा हुआ था जिससे उसका फेस किसी को ना दिखे। और वांगजी क्या कर रहा था, कहाँ कहाँ जा रहा था, ये वो पर्सन जैसे नोट कर रहा था। जब तक वांगजी घर नहीं पहुंच गया विजान के साथ, तब तक उस पर्सन ने वांगजी पर नज़र रखी। और जैसे ही वांगजी घर के अंदर चला गया, वो पर्सन भी वहाँ से चला गया और अब नाइट का टाइम हो चुका था। वो पर्सन एक रूम के बाहर गया और उसने नॉक किया। जैसे उसने नॉक किया, एक लेडी ने डोर को ओपन किया। वो लेडी उस पर्सन को अंदर ले गई और उसने गेट को बंद कर दिया। उसके बाद अब वो पर्सन उस रूम में खड़ा था जहाँ पर यांगजी बिल्कुल किसी क्वीन की तरह एक लॉन्ग काउच पर बैठी हुई थी और उस पर्सन की तरफ देख रही थी। तभी उस पर्सन ने वो करते हुए कहा, क्वीन, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और मैंने उसे ढूंढ लिया है। वो इस गांव से थोड़ा दूर रहता है और वो हर रोज़ उन लोगों को बच्चों को क्लासें देने आता है और उसके साथ एक बेबी भी था। ये सुनकर उस पर्सन यांगजी ने नोट करते हुए कहा, तुमने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया है। ये बोलकर उसने उस लेडी की तरफ देखा जो उसकी सर्वेंट थी। उस सर्वेंट ने नोट किया और अपने पास से उसने एक पाउच निकाला जिसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स थे। उसने उस ब्लैक मास्क दो पर्सन को एक सारे कॉइन्स दे दिए। उस यांगजी ने उस ब्लैक मैन की तरफ देखा और कहा, ये काम तो तुमने अच्छी तरह से कर लिया। अब तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है। ये सुनकर उस मैन ने कहा,
हाँ, आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपको कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, बस उसका अमाउंट ठीक होना चाहिए। ये सुनकर यांग जी ने कहा, तुम्हें अमाउंट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उतना अमाउंट मिलेगा अगर तुमने मेरा काम किया। ये सुनकर उस पर्सन ने नोट किया। यांग जी ने उस पर्सन की तरफ देखा और कहा, मैंने सुना है कि इस गांव की एक गुफा है, वहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है और कुछ सालों पहले ही इस गांव वालों ने उन्हें इंसानी बलि देने से मना कर दिया है, इस वजह से ये अकाल इस गाँव में पड़ा है। ये सुनकर उस पर्सन ने नोट किया और कहा, मैं इस गांव में कई सालों से रह रहा हूँ और जब उस मॉन्स्टर को इंसानी बलि दी जाती थी तब वो मॉन्स्टर कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन 2-3 साल से उस मॉन्स्टर को इंसानी बलि नहीं मिल रही है, इसीलिए वो अब लोगों वो इसी वजह से इस गांव में अकाल पड़ा है, ऐसा इस गांव के एल्डर्स का मानना है। ये सुनकर यांग जी ने नोट किया और कहा, अब तुम्हारे लिए एक काम है। ये बोलकर उसने उस पर्सन को अपना प्लान बताया, जो भी वो कुछ करना चाहती थी। जब उसका वो प्लान एंड हुआ तो एक पल के लिए तो वो लेडी सर्वेंट और वो पर्सन दोनों ही जो वहाँ पर बैठे हुए थे वो शॉक हो गए, लेकिन यांग जी के फेस पर कोई भी ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं थे जिन्हें देखकर ऐसा लगे कि यांग जी को ये सब कहते हुए हेजिटेशन फील हुई हो। यांग जी को ये सब कहते हुए कोई हेजिटेशन फील नहीं हुई। उसने उस पर्सन की तरफ देखा और कहा, तो देखो, मैं तुम्हारी क्वीन हूँ, कितनी अच्छी हूँ। मैंने उस मॉन्स्टर के लिए एक इंसानी बलि का भी इंतज़ाम कर लिया है और वो भी इतने अच्छे अच्छी बलि का। वो एक बेबी है और मैंने सुना है कि मॉन्स्टर्स को बच्चों की बलि बहुत अच्छी लगती है। तो क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? और ध्यान रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती हुई और तुम पकड़े गए तो तुम मेरा नाम नहीं लोगे। ये सुनकर पर्सन ने नोट करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए क्वीन, मुझे सब याद है और मैं सब ठीक करूँगा। ये सुनकर उसके बाद वो ब्लैक मैन तो वहाँ से उठकर जा चुका था और वो सर्वेंट भी वहाँ से लगभग जा चुकी थी। वहीं यांगजी जो वहीं पर खड़ी हुई थी, उसने सामने देखते हुए कहा, तुमने गलती कर दी, जो तुम शिक्षण की नज़रों में आ गए। अगर तुम शिक्षण की नज़रों में नहीं आते तो तुम मेरी नज़रों में नहीं आते, और मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारे पास एक बच्चा है। मुझे नहीं पता कि वो बेबी किसका है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो बेबी विभूषण का है, और मैं ये नहीं होने दे सकती कि तुम मेरे अल्फ़ा के बेबी को रखो। इसीलिए आज तुम्हें अपने बच्चे के साथ जितना भी टाइम स्पेंड करना है, तुम्हें अपने बच्चे से आज जितना भी प्यार करना है तुम कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ये बोलकर यांगजी हंसने लगती है। फिर से वो कहती है, तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। 6 साल पहले भी तुम मेरे रास्ते में आए थे। अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आते और विभूषण को मुझसे बांटने के लिए तैयार हो जाते तो आज तुम भी उस महल में रह रहे होते और मैं भी। तुम्हें इतना बेइज्जत होकर उस महल से निकलना नहीं पड़ता, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो मैं देखता हूँ कि तुम कितने दिनों तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हो। जैसे मैंने 6 साल पहले तुम दोनों के बीच में गलतफहमी करवाई थी, फिर से वो गलतफहमी करवाने की बारी आ गई है, और इस बार ये गलतफहमी इतनी बड़ी होगी कि ना तो तुम इस विभूषण को माफ़ कर पाओगे और ना ही विभूषण तुम्हें माफ़ कर पाएगा। और उसके बाद विंग सिर्फ मेरा होगा, उसे तुम मुझसे बिल्कुल नहीं छीन सकते, और ना ही मैं उसे तुम्हें छीनने दूंगी। वो सिर्फ मेरा है। भले ही मुझसे कहता हो कि मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन जब तुम ही नहीं रहोगे, जब मैं उसके दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत भर दूंगी कि वो तुमसे सिर्फ नफरत करेगा, तुम्हारे फेस को देखने से वो मना कर देगा, तो तुम क्या करोगे? तो याद रखना, वो सिर्फ मेरा है। और तुम्हारी लाइफ की उल्टी गिनती अब स्टार्ट हो चुकी है लैन वांग जी, बस आज रात की बात और है। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये FF कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि यांगजी क्या करना चाहती है, आखिर उसकी इरादे क्या है। तो आपके जो भी थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट में बताना। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर इस पर 150 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं माय हंग वांग जिनके सीज़न 2 के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए इस वीडियो पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना ख्याल रखना।